Welcome friends, जय भारत जय हिंदुस्तान। Friends, our today's topic is arrival of Portuguese in India। ये हमारी दूसरी वीडियो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, और जो पहली वीडियो थी, पिछली वीडियो, वहां हमने बात की थी भारत में यूरोपियन कंपनियों के आगमन की पृष्ठभूमि पर, पूरे बैकग्राउंड को समझा था। और वहीं से आगे बढ़ते हुए, थोड़ा रिवाइज करते हुए, आज हम जो पहली यूरोपीय कंपनी है भारत में आने वाली, कंपनी का है या पहला यूरोपीय देश है समुद्री मार्ग से भारत आने वाला, वो कौन सा है? पुर्तगाल था। ठीक है, तो इस पे आज हम बात करेंगे। और ये पिछले वीडियो में ही मैंने बताया था कि भारत आने वाले यूरोपीय देशों के क्रम में सबसे पहले पुर्तगाल है। पी स्टैंड्स फॉर पुर्तगाल, डी स्टैंड्स फॉर डच यानी नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी, ई स्टैंड्स फॉर इंग्लिश यानी ब्रिटिशर्स, और एफ स्टैंड्स फॉर फ्रेंच। तो ये भारत में आने का क्रम है, जबकि यूरोपियन कंपनीज के गठन का जो क्रम है ये है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इन कंपनियों के गठन का जो क्रम है यही है। देखिए, सबसे पहले पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होगा, उसके बाद ई यानी कि ब्रिटिश इंग्लिश यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की, और लास्ट में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ये कंपनियों के गठन का क्रम है, ये यूरोपीय देशों का भारत में आने का क्रम है। ठीक है, ये समय भी मैंने दे दिया है। पुर्तगाली 1498 में आएंगे, डच 1595 या 96 में आएंगे, ब्रिटिशर्स यानी इंग्लिश 1600 में आएंगे, और फ्रेंच जो है 1664 में आएंगे। अब यहां पर ध्यान रखना है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है वो डचों के से पहले हो जाता है। ठीक है, 1600 में, लेकिन भारत आने का जो क्रम होगा वो तीसरे नंबर पर होगा, क्योंकि ये डचों के बाद भारत आते हैं। तो ये भारत में आने का क्रम है, ये कंपनियों के गठन का क्रम है। यहां से भी सवाल बन जाता है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। कई बार क्रम पूछ देगा कि भारत में यूरोपीय देशों के आने का क्रम बताइए, और कई बार इन यूरोपियन देशों के में जो कंपनियां गठित हुई ईस्ट से व्यापार करने के लिए, उन कंपनियों के गठन का भी क्रम पूछ देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बड़ी बात है। अब हम समझते हैं कि देखिए, ये पुर्तगाल है, इसी पे आज हम बात करने वाले हैं। ये पुर्तगाल है, ये जो है ये पुर्तगाल है, जो ब्लैक वाला पार्ट है। तो देखिए, 1498 में पुर्तगाली भारत में आते हैं। तो सर्वप्रथम देश भी यही है। पूछा जाए आपसे अगर एग्जाम में, तो वो यूरोपीय देश जो सर्वप्रथम समुद्री मार्ग से भारत आया तो पुर्तगाल, और वो यूरोपीय देश जिसने सबसे अंत में भारत छोड़ा तो वो भी पुर्तगाल है। देखिए, 1498 में वास्को डी गामा आएगा, अभी हम चर्चा करेंगे। वास्को डी गामा आएगा, यहां से केप ऑफ गुड होते हुए ये कालीकट पहुंचेगा। ठीक है ना, कालीकट पहुंचेगा। तो सबसे पहला पुर्तगाली भी है, और सबसे पहला पुर्तगाली मैरिनर है ये, जो कि भारत आता है। और सबसे अंत में 1961 में ये गोवा को छोड़ेंगे पुर्तगाली। जब भारत आजाद हो जाता है तो भारत सरकार आग्रह करती है पुर्तगाली सरकार से कि आप गोवा को छोड़ दें, लेकिन ये जो पुर्तगाली है ये आग्रह ठुकरा देते हैं। उसके बाद सैन्य कार्रवाई के द्वारा गोवा को खाली कराया जाता है। तो 1961 में ये भारत को छोड़ेंगे पुर्तगाली। ठीक है ना, यहीं पे गोवा होगा, यहाँ पे गोवा होगा। ठीक है ना, यहीं पे गोवा होगा, यहाँ पे। तो ये पुर्तगाली सबसे अंत में भारत भी छोड़ेंगे। तो वो यूरोपीय देश जो सर्वप्रथम भारत आता है पुर्तगाल, और वो यूरोपीय देश जो सबसे अंत में भारत छोड़ता है वो भी पुर्तगाल। यानी पुर्तगाल सबसे पहले आएगा और सबसे अंत में जाएगा। ये देश पहले ही चले जाएंगे, डच, ब्रिटिश और फ्रेंच, ये पहले ही चले जाएंगे। ठीक है, तो यहां से हम बात शुरू करते हैं। अब देखिए, हमने जब बात की थी पिछले वीडियो में यूरोपीय कंपनियों के आगमन की पृष्ठभूमि पर, तो वहां पर हमने ये बताया था कि आखिर वजह क्या थी यूरोपीय कंपनियों के भारत आने की। क्या वजह थी कि उन्हें समुद्री मार्ग ढूंढना पड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पे चर्चा करेंगे। देखिए, मैंने ये भी लिखा है, भारत में पुर्तगालियों के आगमन के मुख्य रूप से 3 उद्देश्य थे। व्यापारिक उद्देश्य था, ट्रेड, धार्मिक उद्देश्य था, और ये हिंद महासागर को कंट्रोल करना था। ये हम बाद में धीरे धीरे समझेंगे जब आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम बात करते हैं कि आखिर क्या वजह थी कि यूरोपियन देशों को समुद्री
मार्गों की तलाश करनी पड़ी भारत पहुंचने के लिए और अन्य पूर्वी देशों तक पहुंचने के लिए। तो देखिए, सबसे बड़ी बात मैंने पिछली बार बताई थी आपको, आज उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हम समझते जाएंगे कि देखिए, ऐसा नहीं था कि भारत का व्यापार पहले नहीं चल रहा था यूरोपीय देशों से। देखिए, ये भारत है, यहां समझिएगा, ये अफ्रीका है, ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, बीच में उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक यानी कि अटलांटिक महासागर है, ठीक है ना। ये अरबियन पेनिसुला है, ये हिंद महासागर है पूरा, और देखिए ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये भूमध्य सागर है, ठीक है ना, भूमध्य सागर है। यहां पर देखिए इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये है इराक, तुर्की, उसके बाद ये यूरोप, यहाँ पे पुर्तगाल, फिर पुर्तगाल के बगल में स्पेन, यहाँ फ्रांस, ये वाला जो लंबा वाला पार्ट दिख रहा है ये है इटली, फिर यहाँ पे ग्रीस है। तो इसको समझना है आपको, ठीक है, अभी हम इसको समझेंगे डिटेल में। और यहाँ पे ये अरबियन पेनिसुला है, ठीक है। तो अब देखिए, मैंने ये बताया था कि ऐसा नहीं कि व्यापार पहले यूरोप से भारत का नहीं हो रहा था, पहले हो रहा था। अगर आप देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय, यानी प्राचीन युग में देखते हैं आप, एंशिएंट पीरियड में, तो वहां यहां पर देखेंगे कि यहां पर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक महत्वपूर्ण साइट है लोथल, और लोथल में डॉकयार्ड पाया गया है, गोदीवाड़ा यानी कि बंदरगाह, और यहां मोहरें मिली हैं, मिस्र की मोहरें मिली हैं, और ये इराक में जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वहां की मोहरें मिली हैं। यानी ये कंफर्म है कि प्राचीन काल में भारत का व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध रहा होगा अफ्रीकन महाद्वीप से और इराक से रहा होगा, यानी विदेशों से था। अगर हम मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में भी ये व्यापार चल रहा था, हालांकि कठिनाइयां थी, मैंने आपको बताया था। मध्यकाल में एक व्यापार चल रहा था स्थल मार्ग से, और वो स्थल मार्ग क्या था, दो रूट थे यूरोप से व्यापार करने के। देखिए, एक रूट ये था जो स्थल मार्ग से जाता था, ये रूट होता हुआ, देखिए ऐसे। अब यहां क्या था, देखिए उस समय पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, तो हम भारत से अफगानिस्तान चले जाएंगे या भारत से ईरान चले जाएंगे, उसके बाद इराक चले जाएंगे, ठीक है, इराक से तुर्की, और तुर्की होते हुए हम यूरोप में प्रवेश कर जाएंगे। या फिर कई रूट इसमें बन जाते थे। देखिए, आप ईरान से डायरेक्ट तुर्की भी जा सकते हैं, या फिर इराक जाकर तुर्की जाके फिर आप यूरोप में इन कर सकते हैं। यानी तुर्की जो है, ये तुर्की तो आपको जाना ही पड़ेगा यूरोप में इन करने के लिए। यानी ये एक स्थल मार्ग था, बीच में कोई भी रूट बनता हो, ये स्थल मार्ग भारत से शुरू होते ही ये तुर्की तक जाएगा, और फिर तुर्की से आप यूरोप में प्रवेश करेंगे। ये एक मार्ग था जिससे व्यापार होता था, ठीक है, ये मैंने बताया था पिछले वीडियो में, यह स्थल मार्ग कहा जाता था। तुर्की एंट्री पॉइंट था यूरोप जाने का, ठीक है, यूरोप में प्रवेश करने के लिए तुर्की जो है, यही बिना तुर्की गए आप जा ही नहीं सकते। आप किधर से भी जाइएगा, इधर से स्थल मार्ग से, तो आपको तुर्की जाना पड़ेगा, तब आप यूरोप में प्रवेश करेंगे। अब देखिए, यहां पर व्यापार तो चल रहा था, मध्यकाल में व्यापार चल रहा था। मैंने कहा प्राचीन काल में लोथल से हमें एविडेंसेस मिल जाते हैं कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से और मेसोपोटामिया से, क्योंकि मोहरें मिली हैं लोथल में, तो भारत का व्यापारिक संबंध रहा होगा, सांस्कृतिक संबंध भी रहा होगा, ठीक है। लेकिन मध्यकाल में ये व्यापार चल रहा था इस स्थल मार्ग से, ऐसे जाके फिर तुर्की पहुंचते थे, और बीच में कई रूट बन सकते हैं मैंने बताया, लेकिन मार्ग यही है स्थल मार्ग, और तुर्की तो पहुंचना ही है, उसके बाद यूरोप में इन करना है। लेकिन इसमें बहुत सारी भौगोलिक समस्याएं थी, क्योंकि जंगल, पहाड़, और साथ साथ बहुत कम दर्रे हैं। हाँ, दर्रे जो हैं, पासेस जो हैं यहाँ पे बहुत कम है। जैसे यहाँ पर अफगानिस्तान में जाएंगे तो यहाँ पर हिंदू कुश माउंटेन मिलेगा, और भी माउंटेन्स मिलेंगे, आगे आप जाएंगे ज्योग्राफी को पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तत्काल हम ये देखते हैं, ये सब बोलन दर्रा, खैबर दर्रा, ये सब दर्रे हैं, कम दर्रे हैं जिनसे कि आप निकल के जा सकते हैं। लेकिन कई देश जो पढ़ेंगे, कई देशों की जो सीमाएं पड़ेंगी, तो कर व्यवस्था भी अलग अलग होगा, कई सारी जो ट्रेड कॉम्प्लिकेशंस यहां पर देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। तो इससे और ज्योग्राफिकल भौगोलिक समस्याएं भी होंगी, हाँ, जिसकी वजह से व्यापार तो चल रहा था, लेकिन कठिनाइयां थी मध्यकाल में, लेकिन फिर भी व्यापार चल रहा था। लोग भारत से इसी मार्ग से तुर्की तक पहुंचते थे, तुर्की पहुंचना अनिवार्य था, और फिर ये यूरोप में इन कर जाते थे सामान लेकर। तो तमाम कठिनाइयों के बावजूद रूट नंबर 1 से, यानी इस स्थल मार्ग से व्यापार चल रहा था यूरोप का, और इन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद यूरोप के व्यापारी इसलिए व्यापार करते थे क्योंकि देखिए उस समय यूरोप में भारतीय मसालों की, जड़ी बूटियों की, यानी हर्ब्स की
और साथ साथ अन्य वस्तुओं की बहुत ज्यादा डिमांड थी और मसालों की तो बहुत ज्यादा थी। और मसालों में जैसे ब्लैक पेपर, आपको काली मिर्च, अदरक, दालचीनी, इलायची, इन सब का डिमांड बहुत था और उसमें भी सबसे ज्यादा डिमांड काली मिर्च का था। ठीक है, क्यों? क्योंकि यूरोप की जलवायु ठंडी होती है, उस समय रेफ्रिजरेटर जैसा कोई सिस्टम नहीं था। ठीक है, और ये लोग ठंड होने की वजह से मांस का सेवन ज्यादा करते थे, तो मांस को प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से बचाने के लिए भारतीय मसाले बहुत उपयोगी साबित होते थे। ये भारतीय मसालों को मांस पर लगाकर मांस को प्रिजर्व किया करते थे यूरोपियंस। ठीक है ना, तो इसलिए बहुत ज्यादा डिमांड था। ठीक है, ब्लैक पेपर का सबसे ज्यादा था। तो यहां से ये एक तो स्थल मार्ग से ये ले जाते थे और तुर्की में पहले जाएंगे और तुर्की से यूरोप में इनकर जाएंगे और फिर यूरोप में ये पूर्वी भागों में जाएगा और यहां से फिर यूरोप के डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जो सामान होगा, भारतीय सामान। एक तो ये रूट हो गया। दूसरा रूट ये था, ये अरब कंट्रोल वाला। देखिए ये जो रूट है, ये पानी वाला, ये अरबों के कंट्रोल में था। ठीक है, यहां से सामान उठाया जाता था और फिर या तो ये देखिए, ये है आपको पर्सियन गल्फ, फारस की खाड़ी, दूसरा है ये रेड सी, लाल सागर। इन्हीं रास्तों से सामान को ले जाया जाएगा और ले जाने के बाद कुछ दूर तक ये सामान चलेंगे जमीन पर और फिर देखिए ये ग्रीन वाला जो पार्ट है ये मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है। फिर भूमध्य सागर में इनको उतारा जाएगा सामान को और भूमध्य सागर से क्या होगा कि जो पूर्वी देश हैं, इटली, फ्रांस, ग्रीस, इन सब देशों में जो यूरोप के पूर्वी देश हैं, यहां तक सामान इन देशों को जाएगा और फिर इन देशों से यूरोप के दूसरे भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ऐसा होता था। इवन आप अरब से कई बार आप इराक में भी जा सकते हैं और फिर तुर्की जाके भी अगर आप यहां से जाते हैं फारस की खाड़ी से, तो यहां से आप इराक में भी इन कर सकते हैं और इराक में इन करके आप अरबियन पेनिसुला में जाएंगे, इराक में इन करेंगे और फिर इराक में जाकर आप तुर्की में चले जाएंगे और तुर्की से फिर यूरोप में चले जाएंगे। तो ये भी एक रास्ता था। तो दो रास्ते थे, एक अरबियन पेनिसुला वाला, अरबियन प्रायद्वीप वाला, ये वाला मार्ग, एक स्थल मार्ग प्योर। ठीक है, तो स्थल मार्ग में तुर्की जाना अनिवार्य था और यहां पर जब आप अरब कंट्रोल वाले, अरब नियंत्रण वाले मार्ग का इस्तेमाल करेंगे तो यहां से या तो पर्सियन गल्फ, फारस की खाड़ी से या रेड सी से सामान जाएगा, कुछ दूर तक ये चलेगा जमीन पे और फिर ये भूमध्य सागर जो हरा वाला पार्ट है, भूमध्य सागर है, यहां उतारा जाएगा। फिर ये यूरोप के पूर्वी देश, इटली, यहाँ फ्रांस, ग्रीस, इन सब जैसे देशों को जाएगा सामान पहले और फिर यहीं से पूरे यूरोप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये दो मार्ग थे, स्थल मार्ग और एक अरब नियंत्रण वाला मार्ग। लेकिन आखिर क्या जरूरत पड़ी कि समुद्री मार्गों की खोज करनी पड़ी? इसका रीजन आप चलिएगा, मैंने बताया था पिछली बार कि 1453 में छुपा हुआ है। ठीक है, 1453 में क्या हुआ था समझिएगा। यहां पर मैं फिर एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। देखिए हुआ क्या था कि यहां पर, ये तो मैंने बताया कि तुर्की जो है एंट्री पॉइंट है, स्थल मार्ग से जाते हैं। तो यहां एक, जब आप विश्व का इतिहास पढ़ेंगे, वहां जब यूरोप में आप जाएंगे तो वहां यूरोप में एक बहुत ही महान और ग्रेट एम्पायर हुआ, रोमन एम्पायर। ठीक है ना, रोमन एम्पायर, आर स्टैंड्स फॉर रोमन एम्पायर। देखिए ये जो महान रोमन एम्पायर था, ये जो महान रोमन एम्पायर था, इसका विघटन हो जाता है 3री शताब्दी में और ये रोमन एम्पायर पश्चिमी रोमन एम्पायर और पूर्वी रोमन एम्पायर में डिवाइड हो जाता है। W स्टैंड्स फॉर वेस्टर्न, E स्टैंड्स फॉर ईस्टर्न, यानी पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य। पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम थी। देखिए जो इटली है, आज भी इटली की राजधानी रोम है, तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम थी और पूर्वी रोमन साम्राज्य जिसे कहा जाता था, इस पूर्वी रोमन साम्राज्य को, ईस्टर्न रोमन साम्राज्य को कहा जाता था बैजंतिया साम्राज्य। ध्यान रखिएगा। बैजंतिया साम्राज्य इसको कहा जाता था। अंग्रेजी में अगर कहें तो अंग्रेजी में कहेंगे बाइजेंटाइन एम्पायर। तो ये बाइजेंटाइन एम्पायर कहते थे किसको?
या बैजेंटिया साम्राज्य हम कहते थे ईस्टर्न रोमन एम्पायर यानी पूर्वी रोमन एम्पायर को, जिसकी राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। ठीक है, पश्चिमी रोमन एम्पायर की राजधानी रोम, ये इटली का रोम। पूर्वी रोमन एम्पायर जिसे बैजेंटिया साम्राज्य या बाइजेंटाइन एम्पायर कहते थे, उसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया। और कुस्तुनतुनिया देखिए, यही जो यहां पर रेड वाला पार्ट है यही है कुस्तुनतुनिया। ठीक है, तो इसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया, इसको यूरोपियंस और ब्रिटिश कहते थे कॉन्स्टेंटिनोपल, तो कॉन्स्टेंटिनोपल भी कहा जाता है इसको। और आज का इसी का नाम है इस्तांबुल, जो कि तुर्की के नियंत्रण में है। मॉडर्न नाम, आधुनिक नाम कुस्तुनतुनिया का इस्तांबुल है, ध्यान रखिएगा, मैं लिख भी देता हूं इस्तांबुल, आधुनिक नाम है इस्तांबुल। और कॉन्स्टेंटिनोपल भी इसको कहते हैं। तो कुस्तुनतुनिया पूर्वी साम्राज्य की राजधानी थी, यानी बैजेंटिया साम्राज्य की राजधानी थी, यानी बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी थी कुस्तुनतुनिया, या इसको कह ले कॉन्स्टेंटिनोपल, या इसको आज का आधुनिक नाम दे दे इस्तांबुल। ठीक है, अब देखिए 5वीं शताब्दी के अंत तक ये पश्चिमी रोमन साम्राज्य का अंत हो जाता है। हाँ, क्योंकि जर्मन आक्रमणकारी जो थे वो अटैक इस पे कर रहे थे, तो ये खत्म हो जाएगा। लेकिन पूर्वी रोमन साम्राज्य अभी अस्तित्व में बना हुआ है। और 1453, देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं 1453 एडी में क्या होगा कि कुस्तुनतुनिया पर एक उस्मानिया साम्राज्य था। इस तुर्की से एक साम्राज्य का उदय होता है। ठीक है, इस तुर्की से एक साम्राज्य का उदय होता है जिसे ऑटोमन तुर्क्स या उस्मानिया साम्राज्य कहा जाता था। और ऑटोमन तुर्क्स एम्पायर या उस्मानिया साम्राज्य बहुत छोटा था, लेकिन धीरे धीरे ये अपने आप को बहुत विशाल बनाता चला गया, बड़ा हो गया। और एक दिन ऐसा आता है कि ये बैजेंटिया साम्राज्य यानी बाइजेंटाइन एम्पायर, जिसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया है, हाँ, उसको चैलेंज कर देता है, चुनौती देता है। और तुर्की का ये उस्मानिया साम्राज्य इस बैजेंटिया साम्राज्य को हराकर इस कुस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लेता है। कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो जाएगा किसका, यानी बैजेंटिया साम्राज्य पर किसका अधिकार हो जाएगा, ऑटोमन तुर्क्स का। यहां पर उस्मानिया साम्राज्य का अधिकार, उस्मानिया साम्राज्य का अधिकार हो जाएगा, इस पे उस्मानिया साम्राज्य का अधिकार हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बैजेंटिया साम्राज्य यानी बाइजेंटाइन एम्पायर पर, क्योंकि कुस्तुनतुनिया बाइजेंटाइन एम्पायर की राजधानी थी और कुस्तुनतुनिया को ये उस्मानिया साम्राज्य जीत लेता है और इस तरह से तुर्की का कंट्रोल हो जाएगा, यानी उस्मानिया साम्राज्य का कंट्रोल हो जाएगा इस पे, कुस्तुनतुनिया पे। देखिए अब क्या होगा कि उस्मानिया साम्राज्य का अधिकार जैसे ही होगा कुस्तुनतुनिया पे, ये बहुत हेवी टैक्सेस लगाना शुरू कर देंगे यहां पर, ये इस रास्ते पर, क्योंकि आपको पता है कि तुर्की ही एंट्री पॉइंट था यूरोप में जाने का। तो एक तो पहले ही से भौगोलिक समस्याएं और तमाम तरह की समस्याएं मैंने पहले बताई जो इस रूट पर था, और उस्मानिया साम्राज्य की जो विजय हो जाती है बैजेंटिया साम्राज्य पर, यानी कुस्तुनतुनिया पे जैसे इसका अधिकार होता है, ये हेवी टैक्सेस लगाना शुरू करते हैं, तो व्यापार में और ज्यादा कठिनाई होने लगेगी। और जब व्यापार से आपको मुनाफा ही नहीं होगा तो फिर लोग व्यापार क्यों करेंगे, फिर धीरे धीरे ये रास्ता बंद हो जाएगा। ठीक है, अब इस रास्ते से व्यापार नहीं करेंगे व्यापारी। अब ले देके दूसरा ऑप्शन क्या बचता है, ये अरब वाला ऑप्शन बचता है। लेकिन देखिए जब एक रास्ता बंद हुआ तो अब यहां अरबों के नियंत्रण में ये वाला मार्ग है, दूसरा वाला अरब नियंत्रण वाला, तो ये इनका क्या हो जाएगा, मोनोपोली हो जाएगा। और ये भी क्या करेंगे कि बहुत सारे व्यवधान उत्पन्न करेंगे, मुश्किलें उत्पन्न करेंगे व्यापारियों के लिए। तो एक तरह से दोनों रास्ते जब बंद हो जाएंगे तब क्या होगा, यूरोपियंस के लिए यही एक रास्ता बचेगा कि भारत और पूर्वी देशों तक समुद्री मार्गों से पहुंचा जाए, और उसके लिए नए नए समुद्री मार्गों की खोज करनी पड़ेगी। इस क्रम में सबसे पहले
आप देखेंगे यूरोपियन देशों में स्पेन और पुर्तगाल सबसे आगे आते हैं और पहली बार स्पेन से कोलंबस चलता है भारत की खोज में, लेकिन वो रास्ता भटक जाता है और वो पहुंच जाता है अमेरिका। कोलंबस रास्ता भटक जाता है और पहुंचता है अमेरिका। लेकिन उसके बाद देखिए पुर्तगाल भी काफी आगे था। ये दोनों अपने व्यापारियों को काफी सहयोग करते थे। पुर्तगाल और स्पेन सबसे आगे थे इन समुद्री मार्गों की खोज में और वो सबसे ज्यादा बढ़ावा दे रहे थे क्योंकि इनको व्यापार करना था यूरोप को, और पुर्तगाल और स्पेन व्यापार करना चाहते थे और उनको लगता था कि अगर कोई व्यक्ति है या मैरिनर है, नाविक है जो कि समुद्री मार्गों को की तलाश कर सकता है भारत और पूर्वी देशों तक पहुंचने के लिए, तो वो उसको समर्थन देंगे, सपोर्ट करेंगे, और वो दे भी रहे थे, समर्थन दे भी रहे थे। इसी क्रम में सबसे पहले स्पेन का कोलंबस चलता है, हाँ, और वो भारत की खोज में निकलता है अटलांटिक महासागर में। और लेकिन उसके पास कुछ ज्यादा आइडिया नहीं था, कुछ रिसर्च वर्क इन लोगों ने, स्पेन वासियों ने ज्यादा नहीं किया था, तो क्या हुआ कि ये रास्ता भटक जाएगा और पहुंच जाएगा अमेरिका। लेकिन पुर्तगाल के साथ एक पॉजिटिव पॉइंट ये था कि इसका जो राजकुमार है प्रिंस हेनरी, हाँ, उस समय कहते हैं कि ये राजा भी था प्रिंस हेनरी, जो ये बड़ा समर्थन करता था और नाविकों को, मैरिनर्स को सपोर्ट करता था। इसको द नेविगेटर के नाम से जानते थे। देखिए इसको जाना जाता है, प्रिंस हेनरी पुर्तगाल का जो था, इसको कहते थे द नेविगेटर। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द नेविगेटर। तो ये क्या करता था, ये बड़ी बढ़ावा देता था और ये क्या करता था कि नाविकों को भेजता था, मैरिनर्स को भेजता था कि आप जाइए और इस अटलांटिक ओशन में आप अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए उन रास्तों की तलाश कीजिए जो भारत और पूर्वी देशों तक पहुंच सके। तो इसी क्रम में देखिए पुर्तगाल से कई एक्सपीडिशंस को ये भेजता है, कई अभियानों को भेजता है। तो कोई देखिए किसी को भेजता है प्रिंस हेनरी, तो कोई यहां तक पहुंचता है, हाँ, कोई यहां तक पहुंचता है और कोई यहां तक पहुंचता है। मतलब एक तरह से रास्तों का थोड़ा बहुत आइडिया लगाते चलते हैं ये मैरिनर्स, जैसे जैसे अभियान आगे बढ़ रहा है। तो ये मैरिनर्स रास्ते का पता लगाते चल रहे हैं अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट के एलॉन्ग, ठीक है ना, पश्चिमी तट के समानांतर ये ढूंढ रहे हैं रास्तों को, ठीक है। ये जो प्रिंस हेनरी जो है पुर्तगाल का, इन्हीं आधार पर जो ये रिसर्च करवा रहा है रास्तों के लिए अपने नाविकों से, अपने मैरिनर्स से, तो जो इसके मैरिनर्स कुछ आइडिया इसको दे रहे हैं, उस आइडिया के आधार पर इसने देखिए एक मैप तैयार करवा लिया अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट का, पश्चिमी तट का एक मैप तैयार करवाता है। और मैप तैयार करवाने के बाद, ठीक है, ये देता है किसे, बार्थोलोमो डियास को। देखिए बार्थोलोमो डियास को ये मैप दिया जाता है, हाँ, प्रिंस हेनरी के द्वारा, जो मैप इसने तैयार करवाया है। अब बार्थोलोमो डियास 1487 एडी में, हाँ, ये जो रिसर्च किया गया मार्ग है, हाँ, उसके आधार पर जो मैप तैयार किया गया है, नक्शा तैयार किया गया है अफ्रीका के पश्चिमी तट का, उसी आधार पे ये क्या करता है, ये यहां से चलता है, ठीक है, यहां से चलता है और चलते हुए ये पहुंच जाता है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, तो केप ऑफ गुड होप तक पहुंचने वाला प्रथम जो व्यक्ति था या मैरिनर था, वो पुर्तगाल का बार्थोलोमो डियास था, जो कि 1487 एडी में, देखिए यहां पर लिखा हुआ है केप ऑफ गुड होप। देखिए केप ऑफ गुड होप पहुंचता है, ये प्रथम पुर्तगाली है केप ऑफ गुड होप तक पहुंचने वाला प्रथम पुर्तगाली जो केप ऑफ गुड होप तक पहुंचता है। देखिए केप, आप कंफ्यूज मत होइएगा, केप ऑफ गुड होप नाम बाद में दिया गया है, ठीक है। केप ऑफ गुड होप पहले जब ये बार्थोलोमो डियास पहुंचता है यहां पर, हाँ, यहां पर उसको एक केप मिलता है। देखिए बहुत भयानक अंधकार, कुहासा, इन सब रास्तों को पार करता हुआ किसी तरह से ये जो मैप तैयार कराया गया है प्रिंस हेनरी के द्वारा, उस मैप से कुछ आइडिया लगाते हुए ये पहुंचता है केप ऑफ गुड होप तक। लेकिन उस समय इसका नाम केप ऑफ गुड होप नहीं था, पहले नाम था केप ऑफ स्टॉर्म, और ये नाम केप ऑफ स्टॉर्म बार्थोलोमो डियास का ही दिया हुआ है। यहां
केप ऑफ, क्योंकि यहां पर अंधकार, तूफान, आप जानते हैं हजारों मील का सफर है ये सब, तो यहां तक तो पहुंच गया और इसको कहते हैं केप ऑफ गुड होप। लेकिन केप ऑफ गुड होप नाम बाद में पड़ा है, पहले बार्थोलोमेव डियास ने इसका नाम दिया था क्या, केप ऑफ स्टॉर्म। ये केप ऑफ स्टॉर्म नाम दिया, ये केप ऑफ स्टॉर्म पहले नाम दिया था बार्थोलोमेव डियास ने। ये क्या है, ये है केप ऑफ स्टॉर्म, और इसी केप ऑफ स्टॉर्म को बाद में नाम दिया गया केप ऑफ गुड होप। ठीक है, पहले केप ऑफ स्टॉर्म और ये केप ऑफ स्टॉर्म नाम दिया बार्थोलोमेव डियास ने। ठीक है, बार्थोलोमेव डियास ने नाम दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि केप ऑफ स्टॉर्म किसे कहते हैं और ऑप्शन में केप ऑफ गुड होप हो, तो आप वो आंसर लगा देंगे केप ऑफ गुड होप को ही कहते हैं। लेकिन पहले केप ऑफ गुड होप का नाम केप ऑफ स्टॉर्म दिया गया था, किसके द्वारा, तो बार्थोलोमेव डियास के द्वारा। ठीक है, बार्थोलोमेव डियास के द्वारा, और बाद में केप ऑफ गुड होप नाम दिया गया है। तो बार्थोलोमेव डियास पहुंचता है केप ऑफ गुड होप पर, लेकिन उस समय उसका नाम केप ऑफ गुड होप नहीं है, इसने इसका नाम दिया था केप ऑफ स्टॉर्म, क्योंकि वो बहुत अंधकार, कुहासा, तूफान, इसलिए केप ऑफ स्टॉर्म इस पॉइंट का नाम उसने दे दिया। हिंदी में आशा अंतरिक्ष बाद में कहा गया है केप ऑफ गुड होप। तो बार्थोलोमेव डियास का नाम दिया हुआ है केप ऑफ स्टॉर्म। याद रखिएगा, यहां पर प्रथम पुर्तगाली जो केप ऑफ गुड होप या केप ऑफ स्टॉर्म पे पहुंचता है, कौन, बार्थोलोमेव डियास। यहां पे लिख दिया है मैंने प्रथम पुर्तगाली, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहां तक तो पहुंच गया, लेकिन बार्थोलोमेव डियास जो है अब आगे नहीं जा सका, आगे नहीं जा सका। उसके बाद इसके आगे का अभियान जो है वो अभियान चलाया जाता है जो पुर्तगाल के शासक हैं इमैनुअल प्रथम, और इमैनुअल प्रथम के द्वारा भेजा जाता है वास्को डी गामा को। यहां तक का तो रास्ता पता चल गया था, हाँ, केप ऑफ गुड होप तक का ये पता चल गया था। अब यहां से आपको आगे बढ़ना है और वास्को डी गामा को इमैनुअल प्रथम द्वारा, ये इमैनुअल प्रथम जो उस समय सत्ता में है पुर्तगाल के, इनके द्वारा ये अब मिशन दिया जाता है कि अब आपको हिंद महासागर पार करना है और भारत तक पहुंचना है। लेकिन कोई आइडिया नहीं था, आइडिया बस यहीं तक का था। लेकिन वास्को डी गामा के लिए ये अच्छी बात थी कि बार्थोलोमेव डियास यहां तक का रास्ता ढूंढ चुका था, केप ऑफ गुड होप तक का, या उसे कहें केप ऑफ स्टॉर्म। केप ऑफ स्टॉर्म नाम किसका दिया हुआ है, तो बार्थोलोमेव डियास का ही नाम द्वारा दिया गया है केप ऑफ स्टॉर्म। क्यों, क्योंकि जब वो यहां पहुंचता है, यहां पर अंधकार, कुहासा, तूफान सब कुछ था, तो इसने इसका नाम केप ऑफ स्टॉर्म दिया। इसी को बाद में केप ऑफ गुड होप कहा गया, यहां पर इसी को बाद में केप ऑफ गुड होप कहा गया। ठीक है, आशा अंतरिक्ष कहा गया हिंदी में। ठीक है, अब क्या होगा, इमैनुअल प्रथम, देखिए कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि किसने भेजा था भारत के अभियान पर वास्को डी गामा को, तो इमैनुअल प्रथम ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिएगा। अब वास्को डी गामा यहां से क्या करेगा कि उसका मिशन दिया गया, आप यहां तक चलिए, लेकिन यहां तक तो पहुंच जाएगा वो, ये 1497 एडी में चलेगा और 1498 एडी में पहुंचेगा भारत। अब वास्को डी गामा यहां से चलेगा, चलते चलते चलते, इसी के लो चलते 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 केप ऑफ गुड होप तक तो पहुंच जाएगा। लेकिन केप ऑफ गुड होप के बाद इसको कोई आइडिया नहीं है, लाखों मीलों तक का सफर, हाँ, भयानक अंधेरा, कुहासा, तूफान, हाँ, आपको हिंद महासागर पार करने का मिशन है, कोई आइडिया नहीं। केप ऑफ गुड होप तक का तो आइडिया था, लेकिन अब यह केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया। अब केप ऑफ गुड होप तक पहुंचने के बाद इसका भाग्य ने साथ दिया। देखिए मेडागास्कर है, यहां पर इसको एक पथ प्रदर्शक मिल जाता है अब्दुल मनिक नाम का। तो अब्दुल मनिक की सहायता से ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये यहां से आएगा और अब्दुल मनिक को शायद पहले अरब के व्यापारियों से कुछ उसके संबंध रहे होंगे अब्दुल मनिक का, और इसलिए उसको कुछ रास्तों का शायद आइडिया था, और इसलिए उसी की सहायता से ये पहले पहुंचेगा
यहां मेडागास्कर पार करते हुए केनिया, और फिर केनिया से ये अब्दुल मलिक की सहायता से पहुंच जाएगा कहां पे, कालीकट, कालीकट पहुंच जाएगा। तो कालीकट पहुंचेगा कौन, वास्को डिगामा। देखिए अब वास्को डिगामा पहुंचता है, इमैनुअल प्रथम द्वारा भेजा गया, 1497 में शुरू करेगा अभियान। ये 4 जहाजों का बेड़ा लेके चला था, ठीक है, करीब 150 लोग भी इसके साथ थे इस अभियान में, और 1498 एडी में ये कालीकट पहुंचता है, जो आज का केरल का पार्ट है, ठीक है, केरल का पार्ट है। कई बार ये भी पूछ दिया जाता है कि किस तट पे पहुंचता है, वो मालाबार तट पे पहुंचता है या कोरोमंडल तट पे पहुंचता है। तो देखिए ये तट जो है ये मालाबार तट कहलाता है, ये तट जो है ये मालाबार तट है, ये तट जो है ये कोरोमंडल तट है, यानी कि पश्चिमी क्षेत्र जो है इसको कहेंगे मालाबार तट, पूर्वी क्षेत्र को कहेंगे कोरोमंडल तट। मालाबार तट, और ये जो है ये है कोरोमंडल तट, ठीक है, ये कोरोमंडल तट है। तो ये कई बार सवाल पूछा जाता है कि किस तट पे पहुंचा था, तो मालाबार तट पे, ठीक है, यहां पे कालीकट पे पहुंचेगा, कालीकट देखिए यहीं पे वास्को डिगामा कालीकट पे पहुंचता है, ठीक है, और यहीं पे केरल का जो शासक है, हाँ वहीं पे हिंदू शासक है कालीकट में, जमोरिन। देखिएगा किसने स्वागत किया, तो जमोरिन ने स्वागत किया वास्को डिगामा का, जमोरिन हिंदू शासक था, उसने स्वागत किया। जमोरिन ने यहां पर क्यों स्वागत किया, देखिए यहां पे अरबों का वर्चस्व था, ठीक है, और चूंकि जो भारत के शासक थे उनके पास अरबों के अलावे कोई दूसरा ठोस विकल्प था ही नहीं जिसके साथ वो व्यापार करे, इसलिए अरब जो है मनमानी कर रहे हैं, तो इसको लगा कि कोई दूसरा ऑप्शन भी मिलता है तो क्या बुरा है, ठीक है, और पहली बार कोई पुर्तगाली व्यापार के इरादे से भारत पहुंचा है, तो उसको लगा कि उसे कोई ठोस विकल्प मिल सकता है भविष्य में, इसलिए उसने क्या किया, जमोरिन ने स्वागत किया किसका, वास्को डिगामा का। ध्यान रखिएगा वास्को डिगामा 1498 में पहुंचता है कालीकट, ये पहुंचने का समय है, चलने का समय था 1497, 1 साल पहले चल रहा है। कालीकट, कालीकट कहां पे है, देखिए ये मालाबार तट पे ये कालीकट है, कालीकट यहीं पे जमोरिन द्वारा स्वागत किया जाएगा, जो कि एक हिंदू शासक था, और कालीकट का वर्तमान नाम कोझिकोड है, कालीकट का वर्तमान नाम कोझिकोड, आप लिख सकते हैं कोझिकोड है, जानना चाहिए आपको। कोझिकोड, कालीकट का वर्तमान नाम जो है ये कोझिकोड है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने अभी अभी बताया कि इसने स्वागत क्यों किया, क्योंकि इस क्षेत्र में जो अरब का नियंत्रण है पूरे व्यापार पर, तो उसको कोई ठोस विकल्प मिल सकता है पुर्तगालियों के आगमन से, इसलिए इसने क्या किया कि यहां पर जमोरिन ने स्वागत किया, ठीक है। ये वास्को डिगामा जो है ये 3 बार भारत आता है, ये देखिए जमोरिन ने यहां पर स्वागत किया, व्यापार करने का परमिशन भी दिया, लेकिन ध्यान रखिएगा जमोरिन ने अभी वास्को डिगामा को परमिशन नहीं दिया व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री बनाने का, ठीक है। इसका रीजन ये था, इसका कारण ये था क्योंकि अभी भारतीय व्यापार पर अरबों का नियंत्रण था और इनका काफी हस्तक्षेप था, ठीक है, यहां पर भारतीय व्यापार पर, और राजाओं के यहां भी, यहां के जो शासक थे, हाँ, उनके यहां भी, उनके क्रियाकलापों में भी इन अरब व्यापारियों की काफी ज्यादा दखल अंदाजी थी। तो शुरुआती दौर में अभी तो वास्को डिगामा पहुंचा था यहां पर, हाँ, यह जरूर था कि जमोरिन को एक संभावना दिखी थी, लेकिन अभी तक उसको कोई ठोस विकल्प नहीं दिख रहा था वास्को डिगामा के रूप में कि वो व्यापार अच्छा करेगा, कैसा करेगा, क्या करेगा, कुछ भी पता नहीं था। इसलिए और शुरुआती दौर में चूंकि अरबों की दखलंदाजी है, हाँ, इनके क्रियाकलापों में, भारतीय शासकों के क्रियाकलापों में और इनके साथ व्यापार में काफी ज्यादा वर्चस्व है, उनका मोनोपोली है,
तो शुरुआती दौर में ये जमोरिन जो है वो नाराज नहीं करना चाहता था अरब के व्यापारियों को, और इसलिए उसने परमिशन नहीं दी वास्को डी गामा को कोई व्यापारिक फैक्ट्री बनाने की या व्यापारिक कोठी बनाने की। कोठी क्या होता है? व्यापारिक कोठी का मतलब क्या होता है? एक व्यवसायिक केंद्र होता है, एक सेंटर होता है जहां पे जो ट्रेडिंग गुड्स हैं उनका संग्रहण होता है उस जगह पे। ये समझ मत लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लेस है, हाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, वहां पे बस सामानों को रखा जाता है। मान लीजिए कि ये कोई जगह है, यहाँ पे हमने कोई सामान रख दिया, यहाँ पे हमने हमने फैक्ट्री बना ली, कोठी बना ली, यहाँ पे सामान रखते चलेगा और यहीं से फिर सारा एक तरह से गोडाउन कह लीजिए, ठीक है ना। वहां पे सामान है पड़ा हुआ, संग्रहण होता था, जो भी सामान बेचना खरीदना है, जो भी बेचना है यहाँ पे रख लिए और फिर यहीं से सारे सामान निकल रहे हैं। इसी को कोठी कहा जाता था या फैक्ट्री कहा जाता था, हाँ उस समय की भाषा में, तो समझिएगा। तो व्यापारिक कोठी नहीं बनाने दिया, सिर्फ व्यापार करने की अनुमति दी। और जो है अभी तक कोठी नहीं बना था, लेकिन व्यापार का जो परमिशन दिया, तो इस बार वास्को डी गामा भारत से बहुत सारे मसाले खरीदता है। देखिए जड़ी बूटियां खरीदता है, मसाले और जड़ी बूटियां इसने खरीदी, ठीक है। और उसके बाद जड़ी बूटियों का मतलब हर्ब्स, हाँ उसको वो ले जाता है यहां से, फिर पुर्तगाल ले गया, ये पुर्तगाल पहुंचता है लेकर, और इससे उसको 60 गुना प्रॉफिट होता है। मतलब जो भी इससे व्यय किए होंगे, खर्च किए होंगे, हाँ मतलब सामान खरीदने, मसालों को खरीदने, हर्ब्स को खरीदने में, आने जाने में, ठीक है, मार्केट में ले जाने में, पुर्तगाल में, उन सारे खर्चों को काट कर इसको 60 गुना मुनाफा हुआ और इसने पूरे यूरोप में तहलका मचा दिया। ठीक है, पूरे यूरोप में तहलका मचा दिया क्योंकि ये मुनाफा बहुत ज्यादा था। और इसके बाद पुर्तगाल से, उसके बाद यूरोप से भी और पुर्तगाल से भी अनेकों अभियान चलाए जाने लगे, ठीक है। और उसी समय 1498 में ही जब इतना मुनाफा देखा गया, हाँ 60 गुना, तभी पुर्तगाल में 1498 में इस कंपनी का गठन कर दिया गया जिसका नाम था एस्तादो द इंडिया। ये कंपनी एस्तादो द इंडिया 1498 ईस्वी में ही पुर्तगाल में गठित कर दी गई। तो वो कौन सी कंपनी थी जिसका गठन किया गया, हाँ पुर्तगालियों के द्वारा? तो एस्तादो द इंडिया, भारत से व्यापार करने के लिए, इसको आप पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी भी कह सकते हैं। तो यही कंपनी थी, ठीक है। तो ये भी याद कीजिएगा। और ये पुर्तगालियों की कंपनी 1498 में ही पुर्तगाल में स्थापित कर दी गई। देखिए 1498 वास्को डी गामा जब यहां आता है, उसी समय जब अपने पहले ही अभियान में जब वो भारत पहुंचता है, तो उसको यहां ये लग गया कि ये हिंद महासागर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। उसने ये महसूस कर लिया, भांप लिया कि ये जो हिंद महासागर है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। और चूंकि अरब के व्यापारियों का मुख्य मकसद जो है व्यापार करना है, इनके पास बहुत ज्यादा हथियार नहीं है, तो इसने ये सोचा कि ना ही बहुत अच्छी नौसेना है, तो इसने ये सोचा कि अगर बहुत अच्छी एक नौसेना, नेवी बना ली जाती है यहां पर, ठीक है, और इनके पास चूंकि हथियार भी नहीं, और आधुनिक हथियार अगर डेवलप कर लिए जाते हैं तो क्या होगा कि यहां से अरबों को खदेड़ा जा सकता है और पूरे हिंद महासागर पे कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे इनका जो है व्यापार जो है अकेले ये व्यापार कर सकते हैं। उसके बाद अरबों का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। तो ये इससे पहले अभियान में ही भाप लिया था कि ये अगर कंट्रोल कर ले हिंद महासागर को, देखिए पूरा हिंद महासागर है ना, ये हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर को अगर कंट्रोल कर लेता है तो यहां पर आपको लग जाएगा ये पूरा हिंद महासागर है, आप लिख सकते हैं यही हिंद महासागर है पूरा। तो हिंद महासागर को अगर कंट्रोल कर लिया जाता है, हिंद महासागर को कंट्रोल कर लिया जाता है, तो अच्छा खासा व्यापार भारतीयों के साथ किया जा सकता है और पुर्तगालियों की मोनोपोली भी हो सकती है। ठीक है, तो देखिए यहां पर एक उद्देश्य आपको दिखाई दे रहा है भारत में पुर्तगालियों के आगमन का, ट्रेड। ठीक है, देखिए पहली बार में मैंने बताया कि फैक्ट्री नहीं बनी, कोठी नहीं बनी, व्यापारिक कोठी। दूसरे अभियान पर भी 1502 में आएगा, कौन? वास्को डी गामा। और इस बार 1503 में,
ठीक है, 1503 में आएगा, 1502 एडी में, और 1503 में पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खुल जाएगी। पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी, प्रथम व्यापारिक कोठी पुर्तगालियों ने कहां खोला? तो कोचीन में। देखिए यहां पर था कालीकट, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये यहां पर मैंने बताया यहां पे कालीकट है, कोचीन यहां पे नीचे होगा, तो यहीं पे पहली फैक्ट्री कोचीन में आप देखिए, प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री यहीं पे वास्को डी गामा ने खोला था, कोचीन में। प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री कोचीन में खुल जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री कहां पे खुली थी? कोचीन में। हालांकि बहुत जगह पे कन्नौज भी दिया हुआ है, लेकिन कोचीन में 1503 में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री खोलने का जो श्रेय जाता है वो वास्को डी गामा को जाता है। और वास्को डी गामा तीसरी बार भी आएगा, मैं बताऊंगा अभी। 1524 एडी में वास्को डी गामा आएगा, और 1527 एडी में कोचीन में ही इसकी डेथ हो जाएगी, हाँ, इसकी मृत्यु हो जाएगी वास्को डी गामा की। और ये वो समय है जब भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हो रही थी। आपको मालूम है कि 1526 एडी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल सत्ता की स्थापना कर दी थी। तो ये वही समय है, वास्को डी गामा की मौत उस समय होती है भारत में, कोचीन में, भारत के कोचीन में, जब भारत में मुगल सत्ता स्थापित हो रही थी। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो यहां तक हमने देख लिया, और हमने देखा कि ट्रेड जो था एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था, ट्रेड। इसके बाद हम अभी धार्मिक उद्देश्यों पे भी चर्चा करेंगे, और आगे हम देखेंगे कि हिंद महासागर के बारे में जो वास्को डी गामा की सोच थी, वो आगे पुर्तगाली उस चीज को, उस सोच को, उस आइडिया को आगे कैसे बढ़ा कर ले जाते हैं। देखिए 1502 में आता है, देखिए यहाँ पर 1502 में, 1500 में जब वास्को डी गामा का पहला अभियान हुआ 1498 में, उसके बाद वास्को डी गामा तो 3 बार आया, 1498, 1502 और 1524, लेकिन इसका जो पहला अभियान है, उस अभियान के बाद अब जो अगला व्यक्ति आता है वो है पेड्रो अल्बरेज। पूरा नाम पेड्रो अल्बरेज गैब्रेला, ठीक है ना। ये कोचीन और कन्नौज के शासकों से मिलता है और अन्य व्यापारियों से भी मिलता है, लेकिन हाँ, ये देखिए करीब करीब 13-14 जहाज लेके आया था। वास्को डी गामा तो इससे कम लेकर आया था, 4 या 5 जहाज लेकर आया था वो, लेकिन ये 13 जहाज, कहीं 13 मिलता है, कहीं और ज्यादा भी मिलता है, उसके आंकड़ों पे नहीं जाना। तो 1500 एडी में पेड्रो अल्बरेज जो है ये आता है भारत, और कोचीन और कन्नौज के, यहाँ पे कोचीन है, ठीक है, यहाँ पे कन्नौज है, यहाँ के शासकों से मिलता है। और जब मिलता है व्यापार के सिलसिले में, तो आपको पता है कि यहाँ अरब के व्यापारियों का हस्तक्षेप है यहाँ के व्यापार पर, तो इससे उनको प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि ऑलरेडी इनका वर्चस्व है, और किसी की मोनोपोली में अगर कोई एंट्री लेने की कोशिश करेगा, उस समय क्या होगा? निश्चित तौर पर क्लैश होगा। तो इसी को लेकर अरब के व्यापारियों से पेड्रो अल्बरेज को के साथ उनका क्लैश होता है, ठीक है। अरब के व्यापारियों का पेड्रो अल्बरेज के साथ जो होगा क्लैश होगा, और इस क्लैश में वो क्या करेगा कि यहां पर हिंद महासागर में ये एक अरब के जहाज को पकड़ के, मतलब पानी के जहाज को पकड़ के भारतीय शासकों को गिफ्ट भी कर देता है। हालांकि बहुत बड़ी जीत यहां पर पेड्रो अल्बरेज की नहीं है, लेकिन इतना जरूर होता है कि एक अगर अरबों का जहाज यहां पे पकड़ लिया पुर्तगालियों ने पेड्रो अल्बरेज के लीडरशिप में, तो ये एक जिनकी मोनोपोली चली आ रही थी, तो पहली बार एक छोटा ही सही लेकिन एक झटका तो अरबों के लिए ये जरूर था, ठीक है ना। एक झटका तो था ही अरबों के लिए, अरब व्यापारियों के लिए। यहां आपको एक और चीज समझने की जरूरत है, वो क्या है? देखिए, जो पुर्तगालियों ने जिन मार्गों की खोज की, या यूरोपियन ने नए नए मार्गों की जो तलाश की इस दौर में, हाँ, पूर्वी देशों तक, भारत और पूर्वी देशों तक पहुंचने के लिए, उसमें पुनर्जागरण का भी बहुत बड़ा रोल था। और पुनर्जागरण क्या था, एक बार मैंने पहले भी बताया था, यहां भी आप समझिए, ठीक है, यहां भी समझिए पुनर्जागरण क्या था। देखिए थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यूरोप का जो प्राचीन काल है, प्राचीन काल, वो मानव केंद्रित था, ठीक है।
जबकि मानव केंद्रित था, यानी यहां तर्क, वैज्ञानिक सोच, बुद्धिमत्ता, हाँ, इसको तरजीह दी जाती थी। लोग सवाल करना जानते थे, तर्क करना जानते थे। तो यह उन्नति का काल था यूरोप का। जब मध्यकाल आएगा, मध्यकाल, इसे अंधकार युग कहा जाएगा, अंधकार युग कहा जाएगा, ठीक है, अंधकार युग। ऐसा इसलिए कि इस समय, हाँ, गॉड पर ज्यादा विश्वास करने लगे लोग, ठीक है, ईश्वर केंद्रित समाज बन गया और लोगों को यही बताया जाने लगा कि जो भी करता है ईश्वर करता है, वो सर्वशक्तिमान है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, दुनिया आपके सोच विचार से नहीं चलती, दुनिया ईश्वर के सोच विचार से चलती है। जैसा गॉड, ईश्वर चाहता है, ठीक है, वैसा ही होता है। तो अब लोगों ने सोचना समझना मध्यकाल में बंद कर दिया था यूरोप में, जबकि प्राचीन काल उन्नति का काल था, क्योंकि इस समय मानव केंद्रित समाज था। लोग तर्क वितर्क करते थे, वैज्ञानिक सोच होती थी, हाँ, सवाल पूछने की क्षमता रखते थे। यहां सब खत्म हो गया, क्योंकि लोगों ने भी मान लिया और धर्म गुरुओं ने भी बताया कि ईश्वर ही सब कुछ करता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए तर्क वितर्क की शक्ति जो है लोगों की, वो मध्यकाल में आके खत्म हो गई। तो इसीलिए कहा गया कि इस समय लोग सो गए। अब इसमें वो जागरूकता नहीं रही, लोग एक तरह से सोने की स्थिति में चले गए। और इसके बाद सो के जब उठे आधुनिक काल में, तो उसी को पुनर्जागरण कहा गया। आधुनिक काल जो था यूरोप का, उसी में ये पुनर्जागरण, देखिए यहां गॉड लिख लीजिए, ये अंधकार युग गॉड, ईश्वर केंद्रित था, और यहां ये पुनर्जागरण का काल था। देखिए, जब यूरोप में पुनर्जागरण का काल है, वो आधुनिक काल है, और जो यूरोप का आधुनिक काल है, भारत का मध्यकाल है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने ये बताया कि ये जो समुद्री रास्तों की खोजें हुई, हाँ, नए नए मार्ग तलाशे गए, हाँ, भारत और अन्य पूर्वी देशों तक पहुंचने के लिए इसके पीछे पुनर्जागरण ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। इसका रीजन ये था कि देखिए, मैंने ये बताया कि अब जो है ये यूरोप के आधुनिक काल का समय था, ठीक है, आधुनिक काल, ये पुनर्जागरण का काल था। और इसका देखिए यहां पर हुआ क्या था, तुर्की ने, अभी अभी मैंने बताया कि तुर्की ने का जब उस्मानिया साम्राज्य था तुर्की में, उसने कुस्तुनतुनिया पे जब अधिकार कर लिया, हाँ, तो कुस्तुनतुनिया एक धार्मिक केंद्र भी था। यहां के लोगों पर और यहां के धर्म गुरुओं पर उस्मानिया साम्राज्य ने बहुत ज्यादा अत्याचार किए, बहुत सारे धार्मिक केंद्र तोड़ दिए गए, हाँ, धर्म गुरुओं पर अत्याचार किया गया, लोग यहां से भागने लगे। बहुत सारे स्कॉलर अपनी पुरानी किताबों को, अपने ज्ञान को लेकर यूरोप भाग गए, क्योंकि अब तुर्की का अधिकार इस कुस्तुनतुनिया पे था, यानी कॉन्स्टेंटिनोपल। कुस्तुनतुनिया का दूसरा नाम कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे कॉन्स्टेंटिनोपल कौन कहता था? यूरोपियंस और ब्रिटिशर्स कहते थे। ब्रिटिशर्स भी तो यूरोपियन ही है, तो वो कहते थे कॉन्स्टेंटिनोपल, और आज का मॉडर्न नाम है इसका इस्तांबुल, जो तुर्की के कंट्रोल में है। तो यहां से लोग भागे इधर, और लोगों का कहना था, अब लोग एक बार सो के जग गए, ठीक है, कहते हैं कि लोगों के मन में यह विचार आया, जब ये धार्मिक केंद्र था, हाँ, जब ईश्वर ही यहां पर बैठा हुआ है, लेकिन ईश्वर के बैठने के बावजूद तुर्की ने इसको कंट्रोल कर लिया, यानी ईश्वर की हार हो गई। यहां पर ईश्वर कैसे हार गया? ईश्वर को तो बताया जाता था वो सर्वशक्तिमान है, उसकी हार कैसे हो गई? जब ईश्वर ही सब कुछ करता है, तो उन लोगों के साथ भी इतना बुरा क्यों हुआ? क्यों उस्मानिया साम्राज्य ने कुस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लिया? और इन सब चीजों ने लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया कि नहीं, मानव केंद्रित समाज जो प्राचीन काल में था वही बेहतर था, तर्क का समाज होना चाहिए। हाँ, ये आप में वैज्ञानिक सोच डेवलप करेगी, हाँ, आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाएगी। ईश्वर आपके संसार को नहीं चलाता, बल्कि आपकी वैज्ञानिक सोच, आपका तर्क वितर्क, नए नए आविष्कार, हाँ, नई नई चीजें दुनिया को चलाती हैं। और इसी तर्क ने जन्म दिया पुनर्जागरण को। जब यूरोप अपने आधुनिक काल में प्रवेश करता है, यह पुनर्जागरण का काल है, और जैसे जैसे लोगों में जागरूकता आई, यानी कि लोग सो के उठ गए, मध्यकाल में सोए हुए थे, यह अंधकार युग था, क्योंकि भगवान नहीं केवल विश्वास करते थे लोग। अब यहां पर पुनर्जागरण की वजह से हुआ क्या, यूरोप में नई नई
सोच का विकास हुआ, वैज्ञानिक सोच बढ़ने लगी, लोगों में तर्क वितर्क करने की शक्ति बढ़ी और इसी से क्या हुआ कि नए नए चीजों का आविष्कार होना शुरू किया। प्रिंटिंग प्रेस वहां पे शुरू हुआ, जो यह किताबें लेके गए थे स्कॉलर यहां से पुर्तगाल में प्रिंटिंग प्रेस में किताबें छपी, लोगों ने ज्ञान की बातें पढ़ी, ठीक है, और नए नए हथियार डेवलप शुरू हुए, नए नए क्षेत्रों में नए नए आविष्कार, नौकायान, नए नए हथियार, नौकायान और कई चीजों का आविष्कार होना शुरू हुआ, जिससे कि नए नए यंत्रों का आविष्कार, जिससे कि समुद्री मार्गों की खोज में बहुत सहायता मिली। तो पुनर्जागरण का भी एक महत्वपूर्ण रोल रहा। मैं पहले भी बता चुका हूं, समुद्री मार्गों की जो तलाश की यूरोपियंस ने, उसमें एक अहम रोल अदा की यूरोप में हुए पुनर्जागरण में। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या रीजन था ये सारा मैंने बता दिया पुनर्जागरण का। अब तक जो हमने पढ़ा वो हमने देखा कि जब मध्यकाल में व्यापार हो रहा था एक स्थल मार्ग से और एक ये अरब नियंत्रण वाले मार्ग से, उस समय होता क्या है कि यहां पर उस्मानिया साम्राज्य एक उभर के आता है, बहुत बड़े साम्राज्य में तब्दील होता है इस तुर्की में, और ये कुस्तुंतनिया पे अधिकार कर लेता है, जिसके बाद भारत और यूरोप का कनेक्शन जो है वो कट जाता है, क्योंकि उस्मानिया साम्राज्य, क्योंकि इस रास्ते से अगर यूरोप में प्रवेश करना है व्यापार के लिए तो आपको तुर्की जाना मस्ट है, तुर्की गए बगैर आप यूरोप में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो यहां से यूरोप का कनेक्शन खत्म हो जाता है, क्योंकि उस्मानिया साम्राज्य यानी कि जो तुर्की है, यहां पर तुर्की में जो उस्मानिया साम्राज्य है, जब कुस्तुंतनिया को अपने अधिकार में ले लेता है तो हेवी टैक्सेस लगाना शुरू करता है और व्यापार करना मुश्किल हो जाता है, तो ये रास्ता भी बंद हो जाता है। दूसरा रास्ता जो अरबों के कंट्रोल में है, यहां पर वो रास्ता इसलिए बंद हो जाता है क्योंकि अब अरबों की मोनोपोली हो जाती है। एक रास्ता जो है वो बंद हो गया, एक मार्ग बंद हो गया, यहाँ अरबों की मोनोपोली है। अब अरब जो चाहते हैं यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि उस समय क्या होता था कि सामान जो होता था, भारत से सामान ले जाया जाता था यूरोप, तो यहाँ से ये फारस की खाड़ी या रेड सी से जाते थे सामान, फिर कुछ दूर ये पेनिसुला पे, अरबियन पेनिसुला पे जमीन पे चलेंगे, फिर मेडिटेरेनियन सी यानी कि ये भूमध्य सागर जो ग्रीन वाला पार्ट है इसमें उतारे जाएंगे, और फिर यूरोप के ये जो पूर्वी तट पर जो देश हैं, इटली, ग्रीस, फ्रांस, इन देशों में पहले सामान जाएगा और फिर यूरोप में पहुंचाया जाएगा। तो अब इनकी मोनोपोली हो गई ये रास्ता बंद होने से, तो यहां से भी व्यापार में वो मुनाफा नहीं रहा, जिससे नए मार्गों के तलाश की जरूरत पड़ी, और इसमें स्पेन और पुर्तगाल सबसे पहले आगे आते हैं। सबसे पहले स्पेन का कोलंबस चलता है भारत की खोज में, और वो अटलांटिक महासागर में रास्ता भटक के पहुंच जाता है अमेरिका, और इस तरह से अमेरिका की खोज हो जाती है। बाद में आप देखेंगे कि फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश अमेरिका में भी अपनी कॉलोनी बसाएंगे, और इनको भी बाद में स्वतंत्रता मिलती है, ये हम बाद में देखेंगे। देखिए, कोलंबस जो स्पेन से था वो पहले भारत की खोज के लिए निकला, लेकिन वो अमेरिका चला गया, उसने अमेरिका की खोज कर ली। उसके बाद पुर्तगाल का एक व्यक्ति है, पुर्तगाल का प्रिंस है हेनरी, ठीक है, प्रिंस हेनरी, ध्यान रखिएगा, उसको द नेविगेटर के नाम से जानते हैं। वो कई अभियान भेजता है अफ्रीका के पश्चिमी तटों पर, और कई अभियानों के द्वारा के आधार पर वो क्या करता है, ये अफ्रीका के पश्चिमी तट का एक नक्शा यानी मैप तैयार करवाता है अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट का, ठीक है, और उसी आधार पर वो मैप क्या करता है, तैयार करवाता है और देता है। एक मैरिनर है बार्थोलोमेव डियास, और कहता है कि आप जाओ और भारत तक पहुंचने की कोशिश करो। लेकिन बार्थोलोमेव डियास जो 1487 एडी में निकलता है पुर्तगाल से, इस पुर्तगाल से ये बस केप ऑफ गुड होप तक ही पहुंच पाता है। ये मैंने अभी बताया, केप ऑफ गुड होप, केप का मतलब होता है एक वैसा पॉइंट जहां जहाज अपने आप को टिका कर खड़ा रख सके, लंगर टाइप डाल सके, उसको केप कहते हैं। ये केप ऑफ गुड होप तक पहुंचता है, लेकिन केप ऑफ गुड होप जिस समय बार्थोलोमेव डियास यहां पहुंचा था, इसका नाम केप ऑफ गुड होप नहीं था। बार्थोलोमेव डियास जब यहां पहुंचता है तो यहां बहुत सारे आंधी तूफान, अंधकार, अंधेरा, ठीक है, कोहरा, तूफान, इस वजह से इसने इस जगह का नाम दिया केप ऑफ स्टॉर्म। याद रखिएगा, केप ऑफ स्टॉर्म, और बाद में इसी केप ऑफ स्टॉर्म का नाम दिया गया है केप ऑफ गुड होप, हिंदी में आशा अंतरिप कहेंगे। यानी केप ऑफ गुड होप का ही प्रारंभिक नाम जो था वो केप ऑफ स्टॉर्म था। तो बार्थोलोमेव डियास बस केप ऑफ गुड होप तक पहुंच पाया, लेकिन हिंद महासागर पार नहीं कर पाया। यह है अरब सागर, लेकिन अरब सागर हिंद महासागर का ही पार्ट है।
हिंद महासागर पार नहीं कर पाया। हाँ, हजारों लाखों मील दूर था, कोई अनुभव नहीं, कोई आइडिया नहीं इस रास्ते का, अंधकार, भयानक अंधकार, तूफान, कोहरा, अब कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अब अगला अभियान भेजा जाएगा, हाँ, वास्को डी गामा का। वास्को डी गामा को सवाल आ जाए किसने भेजा, तो इमैनुअल प्रथम ने। ये 1498 में पहुंचेगा कालीकट। बेसिकली ये चलता है 1497 में 4 जहाजों के साथ, 150 4 जहाजों का बेड़ा है, 150 लोगों का अभियान लेकर चलता है। और इसको मिशन दिया गया इस बार की, अब बार्थोलोमेव डियाज तो पहुंच गया था केप ऑफ गुड होप पर तक या केप ऑफ स्टॉर्म तक। आपको हिंद महासागर पार करके भारत पहुंचना है, आपको हिंद महासागर को क्रॉस करना है और भारत पहुंचना है, यह मिशन दिया गया था। आखिर एक पथ प्रदर्शक है अब्दुल मनीक, ध्यान रखिएगा, अब्दुल मनीक की सहायता से, अब्दुल मनीक एक पथ प्रदर्शक है, अब्दुल मनीक ध्यान रखिएगा। इसी अब्दुल मनीक की सहायता से, जो कि जिस शायद कहा जाता है कि अब्दुल मनीक जो था, इसका अरब के व्यापारियों से कुछ संबंध रहा होगा, जिससे इस अरब के क्षेत्र का और हिंद महासागर का कुछ आइडिया इसको होगा। तो ये कहा गया था कि ये अब्दुल मनीक जो था, ये अब्दुल मनीक, इसी ने इस वास्को डी गामा को दिया था आइडिया कि भाई कैसे पार करना है। तो अब्दुल मनीक की सहायता से, ध्यान दीजिएगा, इस अब्दुल मनीक की सहायता से वास्को डी गामा क्या करता है कि यहां से ये मेडागास्कर को पार करते हुए यहां पहुंचता है केनिया, और फिर केनिया से अब्दुल मनीक की सहायता से पहुंच जाएगा ये कालीकट। और इसी कालीकट में स्वागत किया जाएगा राजा जमोरिन के द्वारा, एक हिंदू शासक है, ठीक है, जमोरिन के द्वारा इसका स्वागत किया जाता है। कालीकट का आज का मॉडर्न नाम है कोझिकोड, और कालीकट है कहां पे, ये मालाबार कोस्ट जो है, देखिए ये मालाबार कोस्ट, ये कोरोमंडल कोस्ट। तो ये भी पूछा जाता है कि जो वास्को डी गामा है किस तट पे पहुंचा, किस कोस्ट पे पहुंचा, तो मालाबार कोस्ट या मालाबार तट पे, ठीक है। और जमोरिन द्वारा स्वागत किया जाता है, ठीक है। और यहां से वो पहली बार में मसाले और जड़ी बूटियां लेकर जाता है, मसाले और जड़ी बूटियां लेकर जाता है। कहां जाएगा, ये जाएगा पुर्तगाल, मसाले और जड़ी बूटियां लेकर जाएगा पुर्तगाल, और यहां इससे इसको 60 गुना मुनाफा होगा, और इस तरह से पूरे यूरोप में हलचल मच जाएगा। और उसके बाद कई अभियान शुरू हो जाएंगे भारत और पूर्वी देशों तक पहुंचने के लिए। और जैसे ही ये 60 गुना मुनाफा की बात चलती है पुर्तगाल में, हाँ, और पूरे यूरोप में एक तहलका मच जाता है, तो उसी समय पुर्तगाल अब भारत से व्यापार करने के लिए कंपनी एस्टैब्लिश कर देती है। उस कंपनी का नाम है एस्टाडो द इंडिया, जो कि 1498 में ही एस्टैब्लिश की जाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से वास्को डी गामा आता है, लेकिन इसको फैक्ट्री यानी व्यापारिक कोठी स्टैब्लिश करने की परमिशन नहीं दी जाती यहाँ के शासक जमोरिन के द्वारा। यह फैक्ट्री कब स्टैब्लिश करता है, 1502 एडी में, 1502 एडी में जब ये अपने दूसरे अभियान पर आता है, और 1503 एडी में ये फैक्ट्री कोचीन में स्टैब्लिश कर देता है। और यही प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री होती है, यानी व्यापारिक कोठी है। यहां से सवाल बनेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और तीसरी बार भी आएगा वास्को डी गामा 1524 एडी में, जब 1527 एडी में कोचीन में इसकी डेथ हो जाएगी। ये वो समय है जब भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हो रही थी, ठीक है। और इसके बाद देखिए वास्को डी गामा जब 1498 में आता है तो इसका पहला अभियान था, और वास्को डी गामा के बाद दूसरे अभियान पे आएगा पेड्रो अल्वारेज, जो कि 1500 एडी में आता है पेड्रो अल्वारेज। और इसके बारे में भी हमने जानकारी दे दी कि कोचीन कन्नौज के शासकों से मिलता है, जिसे देखकर अरब के व्यापारी इससे थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होने लगती है, और अरब के व्यापारियों से क्लैश होता है, और हिंद महासागर में वो अरब के व्यापारियों का एक जहाज पकड़ के भारतीय शासकों को सौंप देता है, और इससे एक बड़ा झटका लगता है। तो इस तरह से भारत में वास्को डी गामा का आना, आप कह सकते हैं कि वास्को डी गामा जैसे ही भारत में आया, हाँ, तो भारत और यूरोप में एक संबंध बन गया। भारत और यूरोप एक दूसरे से जुड़ भी गए, और यहीं से भारत और यूरोप की भिड़ंत भी शुरू हो जाएगी, और विभिन्न शक्तियां भारत में आएंगी। उसके बाद पुर्तगालियों के बाद डच, और फिर ब्रिटिश, फिर फ्रेंच। लेकिन अभी ये तो कुछ ऐसे मैरिनर्स हैं जो कि
भारत तक पहुंचे, लेकिन इसके बाद कुछ पुर्तगाली गवर्नर आने शुरू होंगे। हाँ, उनको हम आगे देखेंगे। अभी नेक्स्ट पोर्शन में इस वीडियो के हम पुर्तगाल से आए कुछ गवर्नर्स को और उनके द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य को देखेंगे, और तब उससे और भी क्लियर होगा कि पुर्तगालियों का उद्देश्य व्यापार तो था ही, हाँ, धार्मिक भी था और हिंद महासागर को कंट्रोल करना भी था। कुछ तो आपको आइडिया लग गया होगा और कुछ आपको नेक्स्ट पोर्शन में वीडियो के आइडिया लग जाएगा। तो आप एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट। लेट्स मूव ऑन। और अब हम बात करेंगे उन पुर्तगाली पर्सनालिटीज की जो भारत में पुर्तगाली बस्तियों के गवर्नर या वायसराय बनाकर भेजे गए, यानी पुर्तगाली सेटलमेंट्स जहां जहां भी था उनके ये गवर्नर बनाकर भेजे जाते हैं। और इसमें 3 नाम आपको प्रमुख रूप से पहले याद रखना है। फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा, जो पहला गवर्नर कहें या वायसराय कहें, ये प्रथम है, ठीक है, पहला गवर्नर है। उसके बाद दूसरा अल्फांसो दी अल्बुकर्क और तीसरा नीनो डी कुन्हा। ये तीनों कंटिन्यूटी में गवर्नर बनाकर भेजे जाते हैं, एक के बाद एक। तो ये तीनों याद रखना है नाम आपको। बाद के का एक और गवर्नर है अल्फांसो डी सूजा, सिर्फ एक चीज के लिए इसको जाना जाता है, तो ये हम अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर आएगा कौन? फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा। आपको याद रखना है कि पहला वायसराय या पहला गवर्नर भारत में पुर्तगाली बस्तियों का, तो आप कहेंगे फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। टाइम पीरियड क्या है? ये 1505 में आता है, 1509 में तक रहता है, कहीं कहीं 1510 भी दिया रहेगा। समय जरूरी नहीं है, बस आप पहला, दूसरा और तीसरा याद रखिए। और ये किस लिए जाना जाता है? ये अपनी ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाना जाता है। देखिए, ब्लू वाटर पॉलिसी पूछ दिया जाए एग्जाम में कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाई थी भारत में, तो फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा ने, ठीक है। ये कौन था? तो पहला पुर्तगाली वायसराय था या गवर्नर था, हाँ, भारत में पुर्तगाली बस्तियों का, ठीक है। अब देखिए, अब ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब क्या है? ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब है हिंद महासागर पर नियंत्रण। यह भी पूछ देता है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से, कि ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले जल की नीति का मतलब क्या है? तो हिंद महासागर या हिंद के पानी पर नियंत्रण, यही हिंद महासागर है। इसी के पानी पर नियंत्रण जो किया इसने फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा ने, तो उसी को कहा गया ब्लू वाटर पॉलिसी। और देखिए ये हुआ कैसे, जब ये यहां पर आता है तो शुरू में तो फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा देखता है कि भाई यहां पर अरबों का बोलबाला है इस क्षेत्र में, तो इसने महसूस कर लिया कि जब तक अरबों को यहां से नहीं खदेड़ा जाएगा तो तब तक भारतीय व्यापार पर एकाधिकार जमाना मुश्किल है, ठीक है। और जब यहां पुर्तगाली पहली बार आए हैं और पहले से ही अरबों का यहां पर नियंत्रण है, कंट्रोल है, तो निश्चित तौर पे एक दूसरे कॉम्पिटिटर के आने पर, और वो भी यूरोप से, पुर्तगाल से, क्या होगा? अरब तो अपनी तरफ से नाराजगी जताएंगे और इस नाराजगी में वो तरह तरह के व्यवधान उत्पन्न करेंगे। तो शुरू में तो फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा क्या कहता है कि भाई, क्या करता है कि वो शांतिपूर्ण नीति अपनाता है कि चलो व्यापार हम करेंगे। लेकिन जब अरबों से इसको परेशानी होने लगती है तब ये ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आएगा, और इस नीति के तहत उसने क्या किया कि पूरे हिंद के पानी को कंट्रोल करना शुरू किया। और इसका रीजन ये था कि इनके पास स्ट्रॉन्ग नेवी थी, नेवी, यानी कि इनके पास, पुर्तगालियों के पास एक मजबूत नौसेना थी। नेवी का मतलब नौसेना, ठीक है। अब देखिए, अब इनके पास नौसेना क्यों थी इतनी मजबूत अरबों के कंपैरेटिवली? देखिए, अरब तो यहां पे व्यापार कर रहे थे, बहुत पहले से भारत का अरबों से संबंध था, व्यापारिक संबंध, तो बस एकाधिकार था। और इसके लिए चूंकि यहां कोई पहले से नहीं था, कोई पहले से दूसरी शक्ति नहीं थी, तो अरबों के नियंत्रण में था सब कुछ, हिंद महासागर, और इसलिए ये ना बहुत ज्यादा इनके पास हथियार था, ये शांतिपूर्ण तरीके से व्यापार किया करते थे भारत के साथ। लेकिन और एक रीजन और था कि ये इनके पास कोई हथियार ज्यादा डेवलप नहीं था। तो इसका रीजन भी ये था कि देखिए, यूरोप में, जहां तक ये यूरोप की बात है, ये दौर पुनर्जागरण का दौर था,
और यहां पर तमाम नई तकनीकों का विकास, नई तकनीकें आ रही थी, ठीक है, आधुनिक तकनीक आ रहे थे यहां पर, हाँ, न्यू टेक्नोलॉजी, जहाज रानी का विकास हो रहा था, नए नए यंत्रों का विकास हो रहा था, नए नए हथियारों का विकास हो रहा था, ठीक है। तो इनकी ऑब्वियस है कि जब यहां पे पुनर्जागरण का दौर चल रहा है तो यहां आधुनिक तकनीक की वजह से इन्होंने अपनी नौसेना को भी बहुत आधुनिक बनाया था, और इसलिए जब ये अपनी नौसेना लेकर आते हैं तो अरबों से उनका कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर अपने नौसेना की बदौलत इन्होंने अरबों के बिजनेस को, उनके व्यापार को उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया, तरह तरह के व्यवधान उत्पन्न किए, और यहां तक कि इन्हें पुर्तगालियों को समुद्री डाकू कहा जाने लगा। जो भी यहां पे जहाज आते थे, हाँ, उनको ये डुबो देते थे या उनको तरह तरह के नुकसान पहुंचाते थे, उनके सामान को लूट लेते थे। तो एक तरह से इनका इमेज बन गया था समुद्री डाकुओं का, ठीक है ना, लुटेरों का, डाकुओं का। तो इस तरह से इन्होंने काफी यहां पर आतंक मचा दिया, और एक समय ऐसा आया कि अरबों से के साथ व्यापार करने वाला यहां गुजरात का शासक है, यहां गुजरात का शासक है, देखिए ये गुजरात का शासक है, ठीक है, जिसका व्यापार अरबों के साथ है, तुर्की के साथ है अरबों का व्यापार, और मिस्र के साथ है, ये है मिस्र। तो ये तीनों जो हैं, हाँ, एक तरह से इसके खिलाफ गुटबंदी करते हैं, अपना कोalition बना लेते हैं पुर्तगालियों के खिलाफ। लेकिन इस गुटबंदी को, यानी कि देखिए मिस्र है, तुर्की है और गुजरात है। अब यहां देखिए इसने क्या किया कि फ्रांसिस्को द एल्मेडा ने इन तीनों शक्तियों को, गुजरात, तुर्की और मिस्र, इन तीनों को पराजित कर दिया, और इस तरह से पूरे हिंद महासागर पे इसने कंट्रोल किया। देखिए ये जब आता है तो कहता है कि भाई पहले हिंद महासागर पे, पानी पे कंट्रोल करो, हमें फैक्ट्री बनानी है, उस बात को साइड में करो, बाद में कर लेंगे, हाँ, हमें राजनीतिक सत्ता हथियानी है, बाद में करेंगे, ठीक है ना, जो हमारे बाद लोग आएंगे वो कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले पानी पे नियंत्रण करो, फैक्ट्री बनाना, व्यापारिक कोठी बनाना, सबको साइड में रखो, जमीन पे भी हमें कुछ काम नहीं करना है, हमें करना है पानी पे काम। और इसी का नतीजा ये रहा कि गुजरात, तुर्की और मिस्र के शासक को इसने अकेले दम पे पुर्तगालियों ने हरा दिया, और उसी समय से पुर्तगालियों के नियंत्रण में ये पूरा हिंद ओशन जो है, हिंद महासागर, ये आ गया। और इस हिंद महासागर को कहा जाने लगा एक समय पुर्तगाली महासागर, एक समय हिंद महासागर जो है, हिंद महासागर एक समय पुर्तगाली महासागर हो गया, ध्यान रखिएगा, यह स्थिति हो गई थी, पुर्तगाली महासागर कहा जाने लगा। तो इस तरह से फ्रांसिस्को दी एल्मेडा ने हिंद के पानी को नियंत्रित करना, उस पर कंट्रोल करना जो शुरू किया, इसी नीति को, और किया भी, इसी नीति को कहा गया ब्लू वाटर पॉलिसी, हाँ, नीले जल की नीति, हिंद महासागर पे नियंत्रण। बहुत इंपॉर्टेंट अगर पूछ दिया जाए आपसे कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू की, तो फ्रांसिस्को दी एल्मेडा ने। इसका मतलब क्या था, तो हिंद महासागर के पानी को पर कंट्रोल करना, और हिंद महासागर में दूसरी व्यापारिक शक्तियां जो अरब थी उनको वहां से खदेड़ देना। तो ये बड़ी बात थी। अब देखिए जो सेकेंड गवर्नर है, दूसरा गवर्नर, भारत में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर, वो है अल्फांसो दी अल्बुकर्क, ठीक है। इसको रियल फाउंडर कहा गया है पुर्तगाली सत्ता का, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक या रियल फाउंडर कौन था, तो आपका जवाब होगा अल्फांसो दी अल्बुकर्क, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अब देखिए ऐसा क्यों था, देखिए फ्रांसिस्को दी अल्मेडा का फोकस रहा पानी पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ पानी पे इसका फोकस रहा। ब्लू वाटर पॉलिसी में हमने देख लिया, इसने सब कुछ साइड में कर दिया, जमीन को इसने तवज्जो नहीं दी। लेकिन अल्फांसो दी अल्बुकर्क जब आएगा तो ये लैंड को तवज्जो देगा, लैंड को तवज्जो देगा, और कुछ और नीतियां इसकी रहेंगी जिसकी वजह से
जो पुर्तगालियों का जमीन पे भी और जनसंख्या में भी पुर्तगालियों का विस्तार होगा। देखिए, और धर्म का भी विस्तार होगा। कैसे होगा देखिए, सबसे पहले तो ये हेडक्वार्टर्स बना देता है, मुख्यालय बनाता है कोचीन को। कोचीन 1503 में ये कोचीन है और 1503 में यहीं पर सबसे पहले वास्को डी गामा ने व्यापारिक कोठी बना दिया था। तो ये कोचीन को ही बनाएगा सबसे पहले हेडक्वार्टर्स। इसके समय हेडक्वार्टर्स बनाने की कोई बात नहीं थी। इस समय तक एक व्यापारिक कोठी के रूप में कोचीन जाना जाता था, क्योंकि इसका फोकस फ्रांसिस्को दी अल्मीडा का था कहां पे? पानी पे। किस पानी पे? हिंद महासागर के पानी पे, ठीक है, इंडियन ओशन के पानी पे। और इसलिए इसने इसको पुर्तगाली महासागर में एक तरह से पुर्तगालियों ने बदल दिया, ठीक है। लेकिन जब आप यहां आएंगे तो इसने कोचीन को पहले मुख्यालय बना दिया, तो एक तरह से जमीन पे थोड़ी सी इसने पकड़ बनाई। भारतीय जमीन पे इसने पकड़ बनाई। किसने? अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने। उसके बाद देखिए, ठीक है, जमीन पे यही नहीं, आगे ये व्यापारिक कोठी भी बनाएगा और कुछ क्षेत्रों को भी जीतेगा, इस वजह से जमीन पे ये विस्तार करेगा। बेसिक डिफरेंस फ्रांसिस्को दी अल्मीडा और अल्फांसो दी अल्बुकर्क में कि इसका फोकस पानी पे था, अब इसका फोकस लैंड यानी जमीन पे है। पहले तो ये कोचीन को बना देता है क्या? मुख्यालय। और कोचीन प्रथम फैक्ट्री था 1503 में, प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री व्यापारिक कोठी कोचीन में बनी थी। और बनाया किसने था? वास्को डी गामा ने। कहीं पूछ दिया जाए एग्जाम में। अब देखिए, ये गोवा, मलक्का, हरमुज को भी जीतेगा, तो इस वजह से जमीन पे देखिए और आइलैंड्स पे, गोवा पे, मलक्का के पे, हरमुज पे ये कब्जा भी करेगा। तो आप देखेंगे कि ये जमीन पे भी अपने क्षेत्र का विस्तार करेगा। यहां पे देखिए, सबसे पहले तो हेडक्वार्टर्स बनाता है। उसके बाद इसका जो सबसे फेमस है विवाह नीति, मैरिज पॉलिसी। इसने पुर्तगाली पुरुषों को इस बात के लिए तैयार करना शुरू किया कि भारतीय महिलाओं से वो शादी करें, ठीक है। और इसके पीछे बहुत गहरी साजिश कहें या नीति कहें, ठीक है, पुर्तगाली सत्ता को बढ़ाने के लिए, ठीक है। देखिए, पुरुष जो है पुर्तगाल के और महिला जो है भारतीय, उनमें शादी की बात ये कर रहा है। कौन? अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अब देखिए इससे क्या होगा, और इसमें सफल भी रहता है ये। इससे क्या होगा कि जब इसने ये सोचा कि जब पुर्तगाली पुरुष भारतीय महिला से विवाह करेंगे तो सबसे बड़ी बात कि पुर्तगाली जो है एक तरह से जो भारत को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, तो जब किसी के यहां संबंध बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा, वैवाहिक रिश्ते स्थापित हो जाएंगे, तो पहले तो जो अपोज करने वाले लोग हैं, अगर उन्हीं के हम शादी कर लेते हैं, कोई हमारा विरोधी है और उसी के साथ अगर हमारा वैवाहिक रिश्ता कायम हो जाता है, तो निश्चित तौर पे विरोध वो नहीं करेगा जिससे हमारा वैवाहिक रिश्ता है, मेरा विरोध नहीं करेगा। तो इसके पीछे तो एक नीति ये थी कि भारतीय विरोध को बंद कर देगा। ये चीज, अगर पुर्तगाली पुरुष भारतीय महिलाओं से शादी करते हैं तो एक तो उनका जो विरोध है भारतीय धरती पर, वो जो है या तो बंद हो जाएगा या कम तो हो ही जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जिससे हमारे वैवाहिक रिश्ते होंगे वो हमारा विरोध नहीं करेगा। इस नीति के तहत एक तो ये नीति थी, इसने वैवाहिक नीति चलाई। दूसरा पर्पस, जब विवाह होगा तो पुर्तगालियों की जनसंख्या भी बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी पुर्तगालियों की, ठीक है। अब जनसंख्या बढ़ेगी, तो जब जनसंख्या बढ़ेगी तो एक तो पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि हो रही है और दूसरी तरफ ईसाई धर्म का भी विस्तार हो रहा है, यानी धर्म का भी विस्तार हो रहा है। कैसे? देखिए, जब शादी होगी तो एक तो जिस महिला की शादी होगी, जिस पुरुष से, जिस भारतीय महिला की, वो ऑटोमेटिक वो क्रिश्चियन हो जाएगी, ईसाई हो जाएगी, और उससे जो बच्चे होंगे, जो संतान होंगी, वो भी ईसाई हो जाएंगे। तो इस तरह से ईसाइयों के पॉपुलेशन में बढ़ोतरी होगी। तो ये भी एक नीति थी, ठीक है। तो धर्म, जनसंख्या, विरोध सब कुछ खत्म हो जाएगा और इस तरह से पुर्तगाली जो होंगे अपने आप को भारत में एस्टैब्लिश करने में पुर्तगालियों को काफी सहूलियत होगी,
इसी सोच के तहत अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने विवाह नीति चलाई और ये एक तरह से सफल भी रहा। जनसंख्या में भी बढ़ोतरी, बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई भारत में पुर्तगालियों की जनसंख्या में, ठीक है। और इससे धर्म का प्रचार भी हुआ। तो देखिए मैंने ये बताया, ट्रेड तो उनका उद्देश्य था ही, साथ साथ धार्मिक उद्देश्य भी ये लेकर भारत में आए थे। और यहां से ये सवाल बनेगा कि सब सर्वाधिक धार्मिक उद्देश्य लेकर कौन से जो यूरोपियंस हैं वो भारत आए थे, तो उसमें आप कहेंगे पुर्तगाल। देखिए सवाल आ चुका है कई बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पुर्तगाल, ठीक है ना, ये पुर्तगाल, डच, देखिए पुर्तगाल, डच, ये पुर्तगाल, ये डच, इंग्लिश यानी ब्रिटिश और ये फ्रेंच। इसमें सर्वाधिक जो धार्मिक उद्देश्य को लेकर आया था वो कौन था? वो पुर्तगाली ही थे जो सर्वाधिक धार्मिक उद्देश्य को लेकर आए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पीसीएस में ये सवाल आ चुका है और चूंकि बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है ये, तो मे बी कि कभी यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, सर्वाधिक रूप से धार्मिक उद्देश्यों को लेकर कौन सा देश भारत आया था? तो पुर्तगाल, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो धार्मिक उद्देश्य भी था, व्यापार भी था और हिंद महासागर, देखिए अभी भी मैंने पढ़ाया फ्रांसिस्को दी अल्मीरा, तो ये ट्रेड की वजह से ही था हिंद महासागर। तो हिंद महासागर पे अगर कंट्रोल करना है, यानी कि राजनीतिक उद्देश्य भी है, एक तरह से इसे आप राजनीतिक उद्देश्य भी कह सकते हैं, राजनीतिक। यानी कि इनका व्यापारिक उद्देश्य भी था, धार्मिक उद्देश्य भी था और राजनीतिक उद्देश्य भी था, ठीक है। तो ये उद्देश्य भी आप ध्यान में रखेंगे कि किन उद्देश्यों को लेकर पुर्तगाली भारत में आए थे। उसके अलावा देखिए विवाह नीति तो इसका सफल रहता ही है। इसने सती प्रथा को भी रोकने की कोशिश, सती प्रथा को भी रोकने की कोशिश की, प्रयास किया, सती प्रथा को खत्म करने का प्रयास किया। अब ये खत्म हुआ या नहीं हुआ ये अलग बात है, इसने प्रयास जरूर किया था। तो ये सवाल यहां से बनेगा कि कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया, और इसकी ये पॉलिसी भी कहीं ना कहीं विवाह नीति से ही संबंधित थी। हाँ, इसके पॉजिटिव निगेटिव हम कुछ भी बोल सकते हैं, इसको लेकर हम नकारात्मक बातें भी कह सकते हैं, सकारात्मक बातें भी कह सकते हैं, लेकिन ये नीति जो थी विवाह नीति से कहीं ना कहीं ये जुड़ी हुई थी। कैसे? क्योंकि देखिए जो विधवाएं थी भारत में उस समय, विधवाओं को परमिशन नहीं था रीमैरिज का, ठीक है ना, कोई भी विडो रीमैरिज करने का परमिशन नहीं था धार्मिक रूप से। तो अगर वो कहता है कि भाई कोई पुर्तगाली पुरुष जो है वो कहता है कि भाई मैं किसी विधवा से शादी कर लूंगा, उसके पास प्रपोजल रखता है, कोई विधवा भारतीय है, विडो है, और उसके सामने प्रपोजल रखता है कि आपसे शादी करूंगा मैं, तो वो स्वतः तैयार हो जाएगी, क्योंकि इससे उसे ये महसूस होगा कि उसे एक अच्छी जिंदगी मिल रही है। तो विधवा इसलिए तैयार हो जाएगी कि वो ये महसूस करेगी कि उसे एक अच्छी जिंदगी मिल रही है, कोई उससे शादी करने के लिए तैयार है, विवाह करने के लिए तैयार है। और पुर्तगालियों का ये पर्पस सॉल्व हो जाएगा कि कोई विडो भी अगर किसी पुर्तगाली पुरुष से शादी करती है तो वो खुद ब खुद क्रिश्चियन हो जाएगी, और इससे आगे भी उसके संतान के रूप में क्रिश्चियनिटी जो है उसका विस्तार होगा। तो यहां भी धार्मिक उद्देश्य आप देख रहे हैं। सती प्रथा के अंत की बात उसने की, उसने प्रयास किया, ये भी कहीं ना कहीं पुर्तगालियों के धार्मिक उद्देश्य से जुड़ा हुआ था। इस पे हम सकारात्मक नकारात्मक जो भी बातें कर ले, लेकिन एक महत्वपूर्ण पॉलिसी में से एक थी अल्फांसो डी अल्बुकर्क के, ठीक है। उसके अलावा देखिए इसने जीता, गोवा जीता 1510 में, ठीक है। गोवा बॉम्बे और कर्नाटक के बीच का ये क्षेत्र गोवा, ठीक है, गोवा जीत लिया 1510 में। मलक्का यहाँ पे मलक्का होगा, ठीक है। उसके बाद हरमुज, फारस की खाड़ी में हरमुज है, हरमुज ये 1515 में इसने हरमुज पे अधिकार कर लिया। तो विक्ट्री ओवर गोवा 1510, विक्ट्री ओवर मलक्का 1511 एडी में सारा है, ईस्वी में, एंड हरमुज, विक्ट्री ओवर हरमुज 1515, ठीक है। तो ये देखिए जमीन पे भी और कुछ आइलैंड्स पे भी इसने अपना विस्तार किया। तो इस तरह से देखिए इसकी विवाह नीति और उसके अलावा इन क्षेत्रों पर
इसका अधिकार करना इस बात को साबित करता है कि इसने लैंड को तरजीह दी और इसके समय पुर्तगालियों की जनसंख्या का भी विकास हुआ, धर्म का भी विकास हुआ, लैंड पे भी विकास हुआ। ठीक है, पुर्तगालियों की जनसंख्या भी बढ़ी, उनका धार्मिक विस्तार भी हुआ वैवाहिक नीति की वजह से, सती प्रथा पे रोक की वजह से, और लैंड पे भी इसने विस्तार किया पुर्तगाली सत्ता का, और इसीलिए इसको रियल फाउंडर कहा जाता है पुर्तगाली सत्ता का, पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक। तो यहां से आपको ऑब्जेक्टिव सवाल भी आ सकता है कि पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क। ठीक है, और इसने हेडक्वार्टर कहां बनाया, कोचीन में। विवाह नीति किसने चलाई थी, तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने। भारत में सती प्रथा को खत्म करने का प्रयास किस पुर्तगाली गवर्नर ने किया, अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने। हाँ, गोवा किसने जीता, तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने। मलक्का को कैप्चर किसने किया, अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने। और हरमुज को कैप्चर किसने किया, फारस की खाड़ी में है हरमुज फारस की खाड़ी में है, इसको कैप्चर करने की कोशिश किसने की, तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने। तो एक महत्वपूर्ण पार्ट है अल्फांसो दी अल्बुकर्क, इसको देखना है। और यही नहीं, देखिए इसने इसको तो माना ही जाता है पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक। अब यहां पे जानिए कि गोवा जब इसने जीता, महत्वपूर्ण बात है यहां पर, ये यूसुफ आदिल शाह था बीजापुर से, इधर बीजापुर होगा, तो बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह के पास था गोवा। तो गोवा को इसने 1510 में जीत लिया। और यहां फोकस करने वाली बात क्या है कि गोवा ऐसा प्रथम राज्य बना, गोवा ऐसा प्रथम राज्य बना जिसे किसी विदेशी शक्ति के द्वारा सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से कब्जा किया गया। और वो विदेशी शक्ति कौन सी थी, पुर्तगाल थी। और वो पुर्तगाल के किस गवर्नर के समय इसे सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से कब्जा किया गया, तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क के समय। अब यहां ध्यान दीजिए कि गोवा से सवाल बनेगा, गोवा से सवाल बनेगा जो कि 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से जीता गया, जो बीजापुर का सुल्तान है उससे जीता गया। और गोवा जो है वो राज्य बन गया भारत का जिसे सर्वप्रथम किसी विदेशी शक्ति द्वारा राजनीतिक रूप से कैप्चर किया गया। तो ये सवाल बनेगा एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो कौन सा स्टेट है जिसे सर्वप्रथम किसी विदेशी शक्ति के द्वारा कैप्चर किया गया, तो गोवा है। कब कैप्चर किया गया, 1510 में। किस विदेशी शक्ति ने कैप्चर किया, पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों के किस गवर्नर के समय यह घटना हुई, तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क के समय। और यहां पर दूसरी बात देखिए, सबसे पहले पुर्तगाली गोवा को 1510 में कैप्चर करते हैं और सबसे अंत में जब वो भारत को छोड़ेंगे तो 1961 में ये गोवा को ही छोड़कर जाएंगे। तो इट मींस एक और सवाल बनेगा कि वो कौन सा स्टेट है भारत का जो सबसे ज्यादा दिनों तक विदेशी शक्ति के नियंत्रण में रहा, तो वो भी है गोवा। गोवा जो है सबसे ज्यादा किसी विदेशी शक्ति के नियंत्रण में रहा, तो गोवा। ठीक है, गोवा सबसे ज्यादा विदेशी शक्ति के नियंत्रण में। यहां मैं लिख देता हूं सबसे ज्यादा, देखिए यहीं पे मैंने लिख दिया सबसे ज्यादा विदेशी शक्ति, सबसे ज्यादा दिनों तक विदेशी शक्ति के नियंत्रण में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा दिनों तक विदेशी नियंत्रण। थोड़ा और मैं इसको नियंत्रण, बहुत साफ नहीं है लेकिन समझ जाइएगा कि सबसे ज्यादा दिनों तक विदेशी नियंत्रण किसका था, किस पे था, तो गोवा पे था। देखिए सबसे ज्यादा दिनों तक विदेशी नियंत्रण जो है ये गोवा पे था, ध्यान रखिएगा। यहां से सबसे ज्यादा दिनों तक विदेशी नियंत्रण गोवा पर था। और किसका नियंत्रण था, पुर्तगालियों का था। पुर्तगाली 1510 में गोवा पर नियंत्रण करते हैं, गोवा को कैप्चर करते हैं यूसुफ आदिल शाह से और छोड़ कर जाएंगे 1961 में। यहां पे मैं लिख देता हूं, देखिए गोवा
गोवा जो है, गोवा 1510 से 1961 तक यहां पे क्या है, पुर्तगाल के नियंत्रण में है। ये पुर्तगाल यहां पर पुर्तगाल के नियंत्रण में है। इसे मैं मिटा देता हूं क्योंकि इससे कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, यहां पर स्पेस नहीं है, इस वजह से यहां पे मैंने लिख दिया है। गोवा पे 1510 में कंट्रोल किया जाता है, अपने गोवा को नियंत्रण में लिया जाता है पुर्तगालियों के द्वारा, और 1961 में पुर्तगाली से छोड़कर जाते हैं। तो सबसे ज्यादा विदेशी नियंत्रण में रहने वाला कोई क्षेत्र है भारत का तो कौन सा है, गोवा है। ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से बनेगा सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से बनेगा सवाल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से बनेगा सवाल। सबसे ज्यादा विदेशी नियंत्रण में रहने वाला कोई क्षेत्र है भारत का, वो है गोवा, जो कि 1510 से 1961 तक पुर्तगालियों के नियंत्रण में था। ये अगर सवाल पूछ दिया जाए कि वो कौन सा क्षेत्र है भारत का जो सबसे ज्यादा किसी विदेशी शक्ति के नियंत्रण में था, तो भी गोवा, पुर्तगालियों के नियंत्रण में था तो भी गोवा आपका आंसर होगा। और देखिए, भारत जब आजाद हुआ उस समय तक पुर्तगाली गोवा में थे, और जब भारतीय सरकार ने पुर्तगाली सरकार से आग्रह किया कि आप अब भारत छोड़ दें, भारत की सरजमी को छोड़ दें, तो पुर्तगाली सरकार ने यह आग्रह ठुकरा दिया था। उसके बाद सैनिक कार्रवाई के द्वारा 1961 में गोवा को फिर भारतीय नियंत्रण में लिया गया, ये ध्यान रखिएगा। तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क जो है, इसको भी हमने समझ लिया। उसके बाद एक और गवर्नर है, इसको समझिए, नीनो डी कुन्हा, ये भी इंपॉर्टेंट है, तीसरा गवर्नर है या वायसराय है, ठीक है। इसने कैपिटल बनाया गोवा को। अब देखिए यहां भी गोवा बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1530 में। देखिए अब यहां पे अंतर क्या है, अल्फांसो दी अल्बुकर्क गोवा को जीतता है, ठीक है, गोवा को जीतता है यूसुफ आदिल शाह से, ठीक है ना, यूसुफ आदिल शाह से जीतता है। और पहली बार सर्वप्रथम कोई विदेशी शक्ति जो है, हाँ, वो किसी भारतीय क्षेत्र पर को राजनीतिक रूप से कैप्चर करती है, यानी गोवा वो प्रथम राज्य बनता है जिसे किसी विदेशी शक्ति के द्वारा सर्वप्रथम नियंत्रित किया गया या कैप्चर किया गया, ठीक है। तो ये तो सवाल मैंने बता दिया। तो गोवा को जीतने वाला था अल्फांसो दी अल्बुकर्क, लेकिन फिर गोवा को मुख्यालय या राजधानी बनाता है कौन, भारत में पुर्तगाली सेटलमेंट्स जो हैं या पुर्तगाली बस्तियां जो हैं, उसकी राजधानी या मुख्यालय कौन बनाएगा, तो नीनो डी कुन्हा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए नीनो डी कुन्हा जो है, ये पुर्तगाली बस्तियां हुगली में बनाता है, हुगली बंगाल में है, हुगली जो है बंगाल में है, ठीक है, बंगाल में आपको हुगली मिलेगा। और सेंट थोमे ये मद्रास में, ये कोरोमंडल कोस्ट पे मद्रास में आपको मिल जाएगा सेंट थोमे, ठीक है। तो इन दोनों जगह पे इसने पुर्तगाली बस्तियां बसाई, किसने, नीनो डी कुन्हा ने। बेसिन को इसने जीता 1534 में। तो बेसिन कहां है देख लीजिए, ये बंबई होगा ना, यहां पे बंबई होगा, तो बंबई के ऊपर यहां पे देखिए गुजरात अगर हो गया थोड़ा सा, ये बंबई है, और बंबई के ऊपर बेसिन होगा, बंबई के ठीक ऊपर जो है वो बेसिन होगा। 1534 में बेसिन को जीत लिया, 1535 में इसने दीव को जीत लिया। दीव, अब दीव देखिए कहां पे है, दीव यहां पे होगा, देखिए ये जो भारत का ये वाला जो पार्ट है ना, यहां पे ऐसे जो बनेगा यहां पे, तो यहां पे दीव होगा और यहीं पे इधर दमन होगा। तो इस तरह से नीनो डी कुन्हा ने बेसिन, दीव और दमन को जीत लिया। आपको समय जानना जरूरी नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिया है, बेसिन 1534 में, दीव 1535 में और दमन 1559 में, इस पे अधिकार कर लिया उसने। तो नीनो डी कुन्हा के बारे में एक चीज ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसने गोवा को मुख्यालय बना दिया, कैपिटल बना दिया भारत में जो पुर्तगाली बस्तियां थी उसकी। अब ये तीन गवर्नरों को तो आपको याद रखना ही है। पहला गवर्नर फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा, दूसरा गवर्नर अल्फांसो दी अल्बुकर्क और तीसरा गवर्नर नीनो डी कुन्हा। अब
एक और गवर्नर की हम चर्चा कर लेते हैं और वो है अल्फांसो डिसूजा। इसका क्रम नहीं याद रखना है या कब बना था ये नहीं याद रखना है, आपको इन्हीं तीनों को याद रखना है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, ये अल्फांसो डिसूजा को हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसके समय फ्रांसिस्को जेवियर या कहीं कहीं सेंट जेवियर भी लिखा होगा, ये भारत आया था और ये भारत में प्रथम पुर्तगाली पादरी था, एक धर्मगुरु है। ठीक है, ईसाई धर्मगुरु है, तो प्रथम धर्मगुरु ईसाइयों का या ईसाइयत का या कहेंगे भारत में प्रथम पुर्तगाली पादरी तो फ्रांसिस्को जेवियर या सेंट जेवियर भी कहा जाता है। और ये किस गवर्नर के समय आया तो अल्फांसो डी सूजा के समय आया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया है और पूछा जाता है, कई बार पीसीएस ओसीएस में पूछ दिया जाता है। तो फ्रांसिस्को जेवियर या सेंट जेवियर को आप याद रखिएगा। और ये भी साबित करता है ये ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भी आया था, तो इसका जो उद्देश्य है, देखिए इनका जो उद्देश्य है धार्मिक, इससे भी ये साबित होता है कि इनका भारत में इनका आना पुर्तगालियों का उसके पीछे जो उद्देश्य था वो व्यापार तो था ही, राजनीतिक भी था और धार्मिक भी था। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर देखिए कि इन्होंने एक कार्टेज प्रणाली चलाई। कार्टेज प्रणाली चलाई थी हिंद महासागर में। ठीक है, ये एक व्यापार परमिट होता था। ठीक है, और होता था कि जिसके पास ये परमिट होता था ये पुर्तगाली देते थे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, पूछ देगा एग्जाम में कि हिंद महासागर में कार्टेज प्रणाली किसने चलाई तो पुर्तगालियों ने चलाई। इस पूरे हिंद महासागर में ये व्यापार का परमिट देते थे जिसे कार्टेज प्रणाली या कार्टेज सिस्टम कहा जाता है। इट मींस किसके लिए, कुछ इस परमिट को वही लेता था जो कुछ भुगतान करता था, कुछ पैसे देता था। हाँ, किसको, पुर्तगालियों को। और पुर्तगाली एक तरह का यह सुरक्षात्मक परमिट था, जिसके पास यह परमिट होगा वही यहां पर व्यापार कर सकता है, अदरवाइज वो व्यापार नहीं कर सकता। अगर उसके पास परमिट नहीं है, बिना परमिट के कोई हिंद महासागर में व्यापार के पर्पस से घुस जाएगा तो पुर्तगाली ही क्या करेंगे, उसको लूट लेते थे। ठीक है, क्योंकि उनका इमेज था समुद्री डाकुओं की तरह। और अगर एक तरह से किसी ने परमिट ले लिया तो कहते थे हम आपको सुरक्षा दे रहे हैं, और उसके साथ साथ उनका जहाज चलता था पुर्तगालियों का। एक तरह से वो नियंत्रण रखते थे, देखते थे कि इसका व्यापार किसके साथ चल रहा है, किसके साथ नहीं चल रहा है। हाँ, कहां ये राजनीतिक हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, जहां वो भांपेंगे इस चीज को तो उसको नियंत्रित करने की कोशिश करते थे। तो एक तरह से ये व्यापार परमिट के बगैर कोई भी हिंद महासागर में व्यापार नहीं कर सकता था। और ये कार्टेज प्रणाली शुरू किसने की थी तो शुरू की थी पुर्तगालियों ने। कहीं भी आ जाए एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम में कि कार्टेज प्रणाली की शुरुआत किसने की तो कार्टेज प्रणाली की शुरुआत पुर्तगालियों ने की। ये क्या था भाई, तो हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए एक परमिट लेना पड़ता था, यही इसी को कहते थे कार्टेज प्रणाली। कहां पे, हिंद महासागर में था ये, हिंद महासागर में। और कार्टेज प्रणाली के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुगल बादशाह जो अकबर था उसे भी यह परमिट लेना पड़ता था। ठीक है, तो आपके लिए सवाल बनेगा कार्टेज प्रणाली से कि भाई कार्टेज प्रणाली क्या था, तो ये एक व्यापार परमिट था जो लागू था कहां पर, हिंद महासागर में। हाँ, किसके द्वारा ये परमिट लाया गया था, ये कार्टेज प्रणाली लाई गई थी तो पुर्तगालियों के द्वारा। तो आप लीजिए एक स्क्रीनशॉट और उसके बाद हम कुछ और चीजों पर चर्चा करेंगे। जैसे पुर्तगाली जो है वो 1498 में आए और उसके बाद 1595-96 में आते हैं डच, यानी कि करीब करीब 97-98 सालों तक पुर्तगालियों का एक वर्चस्व रहेगा भारत में। करीब 100 सालों तक इनका मुकाबला करने वाला यहां कोई नहीं है। तो ये एक बड़ी बात है। और आगे हम पुर्तगालियों के डाउनफॉल को देखेंगे और पुर्तगालियों की कुछ देन है भारत को, वो भी हम देखेंगे। तो आप लीजिए स्क्रीनशॉट। लेट्स मूव ऑन, और अब हम कुछ पॉइंट्स को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जैसे पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री कहां कहां बनाई। फैक्ट्री का मतलब व्यापारिक कोठी, और मैं बता दूं कि व्यापारिक कोठी का मतलब ये कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं होता था उस समय, मतलब जहां पे कोई प्रोडक्शन नहीं होता था। मान लीजिए ये कोई प्लेस है यहाँ पर और इसे व्यापारिक कोठी बना दिया गया। अगर व्यापारिक कोठी यानी यहाँ उन सामानों का संग्रहण किया जाएगा जिनका क्रय विक्रय होना है।
जिन्हें बेचना है या खरीदना है, खरीद कर कुछ सामान यहां डाल दिया गया या फिर बेचने वाला सामान भी यहां डाल दिया गया। तो एक तरह से वो गुड्स का जो ट्रेडिंग गुड्स हैं उनका एक तरह से कलेक्शन सेंटर होता था, एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता था, सेंटर बना दिया जाता था और वहीं से फिर उसका बिजनेस किया जाता था। तो ये फैक्ट्री होती थी। तो व्यापारिक कोठी कोचीन में बनी और कोचीन में 1503 में सबसे पहली व्यापारिक कोठी वास्को डी गामा ने बनाया था। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रथम व्यापारिक कोठी यही है, कोचीन में बनी थी प्रथम व्यापारिक कोठी। यहां पे कोचीन में प्रथम व्यापारिक कोठी है, प्रथम फैक्ट्री है। और ये वास्को डी गामा ने इसको स्टैब्लिश किया था कब? 1503 में। तो ध्यान रखिएगा 1503 में। उसके अलावा कुन्नूर, देखिए ये कुन्नूर, ये सब मालाबार कोस्ट पे होंगे, ये कुन्नूर। उसके बाद दमन, देखिए दमन यहां पे होगा और ये दीव यहां पे होगा, ठीक है ना। कोचीन हो गया, यहां पर ध्यान दीजिएगा, लोकेशन समझते चलिए, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होगा लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा। कोचीन यहां पर होगा, कुन्नूर यहां पे होगा, कुन्नूर, दमन ये होगा और दीव ये होगा, ठीक है। उसके बाद हुगली बंगाल में, ठीक है, हुगली बंगाल में, मद्रास इधर ईस्टर्न साइड में, ठीक है। उसके बाद हरमुज देखिए, ये हरमुज यही फारस की खाड़ी, यही हरमुज यहां पे होगा फारस की खाड़ी में, पर्सियन गल्फ में, ठीक है। उसके बाद मलक्का इधर होगा आइलैंड। उसके बाद सालसेट मुंबई, देखिए ये मुंबई यहां पर होगा। और गोवा तो था इनके पास, गोवा भी था इनके अधिकार क्षेत्र में, गोवा भी था, ये फैक्ट्री थी और गोवा भी इनके अधिकार क्षेत्र में था। तो गोवा, मुंबई और कर्नाटका का जो बाउंड्री होगा वहीं पे गोवा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सालसेट बम्बई यहां पे, बम्बई यहां पे हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये सब इनकी फैक्ट्रियां थी। और गोवा को तो उसने बनाया था इन्होंने, गोवा में भी फैक्ट्री हो सकता है बना लिया हो, गोवा में भी इनकी फैक्ट्री होगी और गोवा को तो मुख्यालय ही बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए इनके पतन के क्या कारण थे पुर्तगालियों के। तो देखिए ये पुर्तगालियों के पतन के कारण, एक तो ये बहुत छोटा सा देश है, देखिए यहां यूरोप में ये कॉर्नर पे बहुत छोटा सा देश है और इतनी दूर पुर्तगाल से भारत में, ये भारत देखिए कितनी दूर है, यहां से समुद्री रास्ते से आना है। तो बहुत सारी कॉलोनियों का बोझ जो था इन पे था और इन कॉलोनियों के खर्च को वहन करना इनके लिए आसान नहीं था। तो ये एक फैक्टर था इनके डाउनफॉल का। समुद्री डाकुओं के रूप में पुर्तगालियों का इमेज हो गया था। मैं पढ़ा रहा था किसको? अल्मीरा को, ठीक है, अल्मीरा को पढ़ा रहा था। तो वहां पे पहला जो पुर्तगाली गवर्नर है तो उसने क्या किया था? ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी फ्रांसिस्को डी अल्मीरा ने। तो उसने पूरे हिंद महासागर को अपने नियंत्रण में ले लिया था, पूरे हिंद महासागर के पानी को अपने नियंत्रण में ले लिया था। यहां पर ये कार्ट्रेज सिस्टम भी चलाते थे, परमिट देते थे व्यापार करने के लिए। कोई दूसरा बिना परमिट लिए व्यापार नहीं कर सकता था, अकबर को भी परमिट लेना पड़ता था, ठीक है। अदरवाइज वो क्या करते थे? उनको लूट लेते थे। जो भी दूसरा कोई व्यापारिक जहाज अगर देखेंगे पानी में, उसको लूट लेंगे, उसको डुबो देंगे, हाँ, उनके सामान को लूट लेंगे। और उसके पहले भी इन्होंने अरबों के सामान को खूब लूटा होता है, हाँ, उनके जहाज को डुबो दिया है। तो एक तरह से इनकी इमेज जो छवि बन गई थी समुद्री डाकू के रूप में बन गई थी। तो ये निगेटिव छवि थी जो एक फैक्टर रहा इनके डाउनफॉल का। उसके बाद कठोर धार्मिक नीति, जैसे धार्मिक नीति देखिए, कहा जाता है कि अल्बुकर्क जो दूसरा गवर्नर था उसने विवाह की नीति भी चलाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है, विवाह नीति भी चलाई। तो उसमें थोड़े बहुत अत्याचार भी हुए भारतीय महिलाओं के साथ और भारतीयों के साथ, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो, जो कठोर धार्मिक नीति अपनाई गई, इससे हिंदू भी दूर चले गए इनसे और मुसलमान भी दूर चले गए। क्योंकि आप किसी भी क्षेत्र पे और खासकर दूसरे देश में अगर आप अपनी सत्ता को स्थापित करना चाहते हैं तो सत्ता को तभी लंबे समय तक बरकरार रख सकते हैं जब आप जनता के करीब रहे। लेकिन इनकी कठोर धार्मिक नीति ने हिंदुओं को और मुसलमानों को दोनों को इनसे दूर कर दिया। तो ये भी डाउनफॉल का एक कारण रहा, सबसे प्रमुख कारण रहा अराइवल ऑफ डच एंड ब्रिटिश, हाँ, अंग्रेजों का आना और नीदरलैंड से डचों का आना इनके डाउनफॉल में एक फैक्टर रहा। देखिए
पुर्तगाली मैंने अभी बताया 1498 में आए, उसके बाद लगभग 100 सालों तक 97-98 साल तक कोई नहीं था इनका मुकाबला करने वाला, कोई इनका कॉम्पिटिटर नहीं था यहां पर। लेकिन डच यानी नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी जो हैं वो आते हैं कहां पे, भारत में 1595-96 में, और फिर एक कॉम्पिटिटर इनको मिलता है और बाद में ब्रिटिश भी आते हैं। तो ब्रिटिशर्स का और डचों का आना इनके लिए बहुत घातक सिद्ध होता है। आगे हम देखेंगे तो आपको लगेगा कि ब्रिटिशर्स और डचों का भारत में आना पुर्तगालियों के डाउनफॉल का एक प्रमुख कारण रहा। ठीक है, तो ये भी हो गया और सबसे प्रमुख कारण रहा। उसके अलावा पुर्तगालियों की देन की अगर बात करें तो देखिए प्रिंटिंग प्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंटिंग प्रेस भारत में किसकी देन है भाई, तो पुर्तगालियों की। गोवा में पहला प्रिंटिंग प्रेस ओपन हुआ था 1556 एडी में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रिंटिंग प्रेस जो है किसकी देन है पूछा जा सकता है। भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस जो है वो जो ओपन हुआ वो कहां हुआ, ये पूछा जा सकता है, तो गोवा में हुआ। और प्रिंटिंग प्रेस को भारत में लाने का श्रेय किस विदेशी शक्ति को जाता है, तो पुर्तगालियों को जाता है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गोथिक शैली जो कि एक स्टाइल है भवन निर्माण का, कंस्ट्रक्शन वर्क का, ठीक है, भवन निर्माण, तो गोथिक शैली से सवाल आता है, कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गोथिक शैली किस विदेशी शक्ति की देन है। भारत में जो भवन निर्माण के लिए गोथिक शैली का इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सी विदेशी शक्ति भारत लेकर आई, तो गोथिक शैली पुर्तगाली लेकर आए थे, ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा इन्होंने लाल मिर्च, तंबाकू, पपीता, गन्ना और आलू की खेती भी जो है ये पुर्तगालियों की ही देन है। तो आप ध्यान रखें, यहां पर दो इंपॉर्टेंट बात है जो सवाल पूछा जा सकता है कि किस विदेशी शक्ति की देन है भारत में प्रिंटिंग प्रेस, तो पुर्तगालियों की। सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस कहां ओपन हुआ, तो गोवा में। कब ओपन हुआ, तो 1556 में। और गोथिक शैली जो है वो किसकी देन है, तो पुर्तगालियों की। और इसके तहत इस शैली में क्या होता है, तो ये किस तरह की शैली है, तो भवन निर्माण की एक शैली है, कंस्ट्रक्शन की, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की एक स्टाइल है, शैली है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर और ये भी पूछा जा सकता है कई बार, लाल मिर्च, तंबाकू, पपीता, गन्ना, आलू, इनके बारे में भी, और ये तो आपने देख ही लिया। मैंने लोकेशन भी लगभग ऑलमोस्ट इसलिए यहां पे बता दिया है ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया पूरा भारत में पुर्तगालियों के आगमन को हमने देखा, और हमने देखा कि किस तरह से पुर्तगालियों के आने के बाद भारत और यूरोप में एक संबंध बन गया, एक कनेक्शन कायम हो गया, और यहीं से भारत और यूरोप जो है आप कह सकते हैं कि एक दूसरे से जुड़ गए, यानी कि एक दूसरे से इनका भिड़ंत भी शुरू हो गया, एक दूसरे से जुड़े भी, कनेक्शन भी बन गया, और एक दूसरे से इनका भिड़ंत भी शुरू हो जाएगा। और आगे चलकर आप इन यूरोपियंस के आने का, और खासकर पुर्तगाली तो पहले ही थे, इनके आने का आप राजनीतिक प्रभाव भी देखेंगे, धार्मिक प्रभाव भी देखेंगे, और अभी भी यहां भी आपने धार्मिक प्रभाव को देखा, और सामाजिक प्रभाव भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डचों के आगमन पे बात करेंगे। अभी लीजिए आप एक स्क्रीनशॉट। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.